नमस्कार दोस्तों। जीटी लॉ के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस विंटर में हम लोग थर्मल कंफर्ट और कूलिंग की बात करने वाले हैं और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ दो लोग बैठे हुए हैं, आशीष रखेजा जी एंड सचिन कुमार जी। हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन के पहले हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है बिल्कुल फ्री फ्लो में है। कुछ हम लोग पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ एक इंटेंट या आउटकम उससे ड्रॉ करके लाएं। तो सबसे पहले आशीष रखेजा जी, सर आपके बारे में हम सब लोगों को पता है, आप इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमारी जनरेशन के लोग आपको इस इंडस्ट्री का अर्जुन भी कहते हैं, जैसे पीसी जैन साहब को भीष्म पितामह कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आपका एक बहुत ही रिप्यूटेड नाम है इस इंडस्ट्री में। मे बी हम कोशिश करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, विस्तार से बताएं, फिर हम सचिन जी को रिक्वेस्ट करेंगे अपने बारे में बताएं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर। सो थैंक यू अनुराग। पहले तो जीटी लॉग और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बुलाया, और ये आपका जो एक प्रयत्न है ये बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री को एजुकेट करने का। और आज की डेट में इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि पॉडकास्ट के ज़रिए कनेक्ट करें। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरा नाम आशीष रखेजा है। मैं एक कंसल्टिंग इंजीनियर हूँ बिल्डिंग सर्विसेज के एरिया में। मैं बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता हूँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और सस्टेनेबिलिटी के एरिया में, और पिछले मैं 32 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ। कई सारी बिल्डिंग्स में मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स और सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट से लेकिन मेरा जो एक शौक़ है और जो मेरा प्रयत्न रहता है अपनी हर बिल्डिंग जो करते हैं उसको एक हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग बनाने का। मैंने 2011 से नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स के बारे में बात शुरू की थी, और तब लोग हंसते थे कि ऐसी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती, आप तो सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। और आज नेट ज़ीरो एनर्जी मूवमेंट जो हमारे देश में एक लीडर्स की तरह से हम बाहर आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुशी लगती है उसको देख के। मैं कोड्स और स्टैंडर्ड्स में भी काम करता हूँ। इशरे जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स है, उसका मैं एक प्रेसिडेंशियल मेंबर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के लिए सेवा की, और फिर अभी स्टैंडर्ड्स राइटिंग में काफ़ी दिनों से मैं लगा हुआ हूँ। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैं नेशनल बिल्डिंग कोड में कन्वीनर हूँ एयर कंडीशनिंग सेक्शन के लिए, और साथ में ECSBC जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसमें सस्टेनेबिलिटी ऐड कर दिया गया है, जो न्यू ECSBC है उसके भी एफर्ट्स को लीड कर रहा हूँ इंडस्ट्री की तरफ से। कॉलेज वाला भी बताइए, जैसे हमें ये इतना बताया हमारी रिसर्च टीम ने कि आप मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट जो MLNR करके जो पहले बहुत फेमस कॉलेज था इलाहाबाद से, वहाँ से आपने मैकेनिकल की शिक्षा अर्जित की और फिर IIT दिल्ली से आपने थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। तो और उसके बाद से स्पेक्ट्रल में आपने काफ़ी साल जो है डॉक्टर साहब के साथ में काम किया और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं। तो इस बीच जैसे बाहर की एजुकेशन का भी एक बड़ा मतलब मुझे लगता है कि हमारी या आपकी जैसे जनरेशन में एक समय हमेशा रहता है कि हाँ हमें बाहर जा कर के और फिर एक मे बी मास्टर्स एजुकेशन या PhD हासिल करनी है और फिर वापस आना है, फिर इंडिया में काम करना है। तो ऐसा भी कुछ रहा है या मैं अपने कॉलेज से जब 92 में पास आउट हुआ था, तो जैसे सब यंग इंजीनियर्स का होता है, मैं भी बाहर जाना चाहता था। मेरे जितने भी साथ के लोग थे मेरे ख्याल से या तो बाहर गए, इंडस्ट्री में गए, या MBA किया। प्योर इंजीनियरिंग में तो मेरे ख्याल से मुझे कोई याद भी नहीं कोई गया हो। तो मेरा भी सपना था बाहर जाने का, लेकिन मैं बहुत ही एक अपना सौभाग्य मानता हूँ कि डॉक्टर जैन जो थे मेरे गुरु के रूप में थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अभी आशीष तुम रुक जाओ, 1 साल के लिए रुक जाओ, पहले 1 साल काम करो और मेरे पास काम करो, पहले बिल्डिंग इंडस्ट्री को समझ लो होती क्या है, फिर जब तुम जाओगे वहाँ पे मास्टर्स करने तो होपफुली आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस एरिया में कैसे करना चाहते हो। तो मैंने 1 साल फिर काम किया, और जब मैं काम कर रहा था उसके बाद मैंने अप्लाई किया, लेकिन मुझे लगा कि जितना मैं काम और सेवा जो मैं कर रहा हूँ और देश के लिए या बिल्डिंग्स बनाने का जो पैशन था, वो जो मैं काम करते हुए कर पा रहा हूँ, मैं शायद पढ़ते हुए उतना
नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरा डिसीजन ये था कि मैं पार्ट टाइम करूंगा, लेकिन बेस्ट इंस्टीट्यूट से करूंगा, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से करूंगा। बाहर जाऊंगा, लेकिन बाहर मैं जाऊंगा मोर नॉलेज लेने के लिए और वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। मैंने कहा मुझे पढ़ने नहीं जाना, मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। तो फिर मैंने IIT दिल्ली में मास्टर्स किया। मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर PL धर, वो भी एक जाने माने इस इंडस्ट्री के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने मेरे गाइड थे थीसिस के। और अपना कोई कहता हूँ सौभाग्यशाली मानता हूँ, तो मैं अपना पार्ट टाइम करता था, और जो बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स ने 1.5 साल में किया, मैंने 2 साल में ख़त्म कर लिया। और साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी गेन करता रहा। जैसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस कर लिया, फिर मैं बाहर गया ट्रेनिंग के लिए, जिन एरियाज़ में मैं अपने आप को एक्सपर्टीज़ चाहता था, जैसे ऑटोमेशन में या बिल्डिंग परफॉर्मेंस में, तो उन एरियाज़ में जाके मैंने ट्रेनिंग की। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा मेरे को गाइडेंस मिली, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बिल्डिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकता हूँ। Certainly sir, I think we'll discuss more. सचिन जी, मतलब एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ, जैसे आपने 17 साल एक टेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिताया। सर्टेनली एक 17 साल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो अतुलनीय है। बट उसके अलावा भी और कुछ बताइए, जैसे मे बी अपनी एजुकेशन के बारे में, अभी किस किस एरिया में काम कर रहे हैं। अनुराग, सबसे पहले तो आपका GT लॉज का धन्यवाद बुलाने के लिए। आपने जैसे बोला एजुकेशन का, तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मेरी एजुकेशन जो है स्टार्टिंग एट दैट टाइम इट वाज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो मैंने वहाँ से डिग्री ली थी, और मेरी जो मास्टर्स है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की है, वो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। एंड देन आई डिड माई डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी। और टेरी में काम करने से पहले मैंने 5 साल पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में काम किया है। अच्छा। आजकल मैं शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन में 2021 से काम कर रहा हूँ। और जो मेरी पूरी जर्नी रही है, प्रोफेशनल जर्नी, वो मेनली ऑन द इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। अगर आप देखें तो जनरली जो डोमेन जो डिकेड था हमारा 90s का, दैट वाज मोर ऑन एमिशन, इफ्लुएंट। वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट कि एमिशन कैसे कम करना है, इफ्लुएंट कैसे कम करना है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बाद इट वाज ऑल अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी। और अगर अब आप देखें तो इट्स ऑल अबाउट से डिकार्बोनाइजेशन और नेट जीरो। लेकिन है सभी सिक्के के, आई वुड से, पहलू ही है, एक ही पहलू है, लेकिन डिफरेंट टर्म्स में और डिफरेंट वे में किस चीज़ों को कितनी वेटेज देते हैं, शायद उसमें काम चल रहा है। और जैसा आपने पूछा कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, तो आजकल शक्ति में मैं 3 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं बेसिकली, इंडस्ट्री, बिल्डिंग और कूलिंग। तो उनके डिकार्बोनेशन के लिए उनको नेट जीरो में कैसे लेके जाया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। तो शक्ति में जैसे मेनली जो काम रहता है दैट इज मोर रिलेटेड टू पॉलिसी वर्क। तो उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस देते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर हम काम करते हैं कि कैसे पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जाए, कैसे पॉलिसीज़ को बेटर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो डिफरेंट पॉलिसीज बनती हैं और फॉर द डिकार्बोनेशन एस्पेक्ट और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए उन पे काम। वेरी नाइस सर, आपने मेंशन किया कि पंजाब स्टेट काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें क्या कर रहे थे? सो पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विंग था, दैट वाज कॉल्ड कंसल्टेंसी विंग। इनफैक्ट जो स्टेट काउंसिल्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये DST का एक चार्टर है, तो उसमें हर स्टेट में आपको मिल जाएगी स्टेट काउंसिल्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा ही, आई वुड से, इनोवेटिव इनिशिएटिव था। एट दैट टाइम इट वाज मिस्टर डॉक्टर NS टिवाना हु वाज आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो उनके मार्गदर्शन में कंसल्टेंसी विंग एक काउंसिल के अंदर ही बना था। तो जो इंडस्ट्री से पैसे लेके इंडस्ट्री को कैसे आपके एमिशंस कम करने हैं, कैसे आपके इफ्लुएंट कम करना और कैसे एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, उसकी सलाह देता था। तो जो मैंने कैरियर शुरू किया था उस टाइम एक बहुत ही, आई वुड से, लार्ज प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी विंग में चल रहा था, दैट वाज ऑन ब्रिक किल्स। 1996 में MOFCC के नॉर्म आए थे कि ईंट भट्टों से पोल्यूशन को कम करना है, मेनली SPM को, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एमिशन कम करना है। तो उसके लिए 3 इंस्टीट्यूट्स ने डिज़ाइन बनाया था। वन वाज पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर वाज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, और थर्ड था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो हमने ज्वाइन किया था, मतलब मेरे साथ हम 5 से 6 इंजीनियर्स ने ज्वाइन किया था पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें मेन काम ये था कि जो पंजाब में तकरीबन 3000 भट्टे थे उस टाइम, उन भट्टों को कैसे हम कन्वर्ट करें ऑन बेटर टेक्नोलॉजी।
तो वो काम तब शुरू ही हुआ था 99 में, तब ज्वाइन किया था। तो ब्रिकल की जर्नी आपकी वहीं से शुरू है? ब्रिकल की जर्नी, हाँ, मतलब क्या कोइंसिडेंस था कि जब ज्वाइन किया उसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था करियर, शुरुआत वहीं से हुई। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप लोगों का से। तो मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सेट कर देता हूँ। मे बी आई थिंक हम लोग 3-4 सब्जेक्ट्स पे या पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। पहला पर्सपेक्टिव होगा कि इनहैंसिंग थर्मल कंफर्ट, दूसरा होगा फ्यूचर रेडी कूलिंग सॉल्यूशंस, तीसरा हो सकता है ECS-BC जो अभी रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का एक रिसेंट या लेटेस्ट वर्जन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और फोर्थ हो सकता है फ्यूचर या कह लीजिए कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के थ्रू जो कूलिंग सोल्यूशन है उसको हम किस तरह से इनोवेटिव कूलिंग सॉल्यूशंस को किस हिसाब से ला सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लो हम देख रहे हैं कि डिस्कशंस का हम लोग करेंगे। पहला वाला पे बात करते हैं कि हम लोग इनहैंसिंग थर्मल कंफर्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हम चीजें देखते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ स्टैट्स भी दे देता हूं कि जैसे हमारे यहाँ पे अर्बन सेंट्रिक जो पॉपुलेशन है लगभग 50 करोड़ के आसपास है, और जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है लगभग 90 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि लगभग 65% पॉपुलेशन वर्सेस 35% पॉपुलेशन। अब आप सोचिए जो 35% पॉपुलेशन अर्बन है उसमें जो 65% पॉपुलेशन है या डेमोग्राफी है उसकी अर्निंग कैपेसिटी 5 लाख रुपए से कम है। और जो दूसरा रूरल केस देखते हैं जिसमें कि हम लोग 65% देखते हैं, उसमें आउट ऑफ दो 75% लोग जो हैं वो 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कम उनकी अर्निंग है। एवरेज एनुअल अर्निंग इंडिया में 2 लाख रुपए है, आज के टाइम में 2011 में लगभग 1 लाख रुपए थी। तो इसका मतलब है कि पिछले 10, 12, 13 सालों में जो अर्निंग कैपेसिटी है बाय एंड लार्ज एवरेज एक इंडियन की वो दोगुना हो गई है। रूरल वर्सेस अगर हम अर्बन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी एक जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। सर्टेनली अर्बन सेंट्रिक पॉपुलेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है तेजी से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी थर्मल कंफर्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। वी वांट टू हैव अ बेटर कंफर्ट कंडीशंस, चाहे वो विजुअल कंफर्ट हो चाहे वो हम थर्मल कंफर्ट हो, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। आज हमारे पास पैसा है तो वी कैन ऑलवेज अवेल द बेस्ट ऑफ द अप्लायंसेस एट आवर होम, है ना। वही चीज वही मानसिकता शायद हम सबकी नीचे से लेकर के ऊपर तक सबकी रहेगी। अब हम लोग थर्मल कंफर्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हमारी लेट्स से कल्चरल विजडम पहले की रही है और जो न्यूअर टेक्नोलॉजी बेस्ड अभी तरीका है एयर कंडीशनिंग के थ्रू, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादातर केसेस में लोग जो न्यूअर टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्लायंसेस हैं उनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजीज हैं और इस तरीके से हैं। तो इस पे मतलब आप लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है कि हाउ डू यू सी द थर्मल कंफर्ट रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो सकती हैं, या और क्या क्या हम लोग पॉलिसी लेवल पे कर सकते हैं या हम लोग इम्प्लीमेंटेशन साइड कर सकते हैं। मे बी आई थिंक सम पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स, आप लोग इन सब एरियाज में बहुत सारा काम करते हैं। अनुराग, ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जी, और हम एनर्जी एफिशिएंसी की बातें करते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी में हम टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और इन्वर्टर लगा दें, VFD कर दें, लेकिन सबसे सस्ती और इफेक्टिव चीज़ को हम छोड़ देते हैं जी। क्यों? क्योंकि हम विकसित हो रहे हैं। और ये जो हमारी मानसिकता है विकसित की, विकसित का मतलब है एयर कंडीशनर, यहीं से गलती सारी शुरू होती है। आपने खुद ही शुरुआत में बोला कि साहब 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और उनका एक एस्पिरेशन है, यही गलत है। शुरुआत ही गलत है हमारी कि एस्पिरेशन ही उनका है, यही गलत है। क्योंकि अगर हम ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि एस्पिरेशन, और हमारे पास कहाँ से आ रही है, हम पश्चिमी देशों को देख के उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पता है वो गलत करके कहाँ पहुँच चुके हैं, वो अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं गलत को, हम उधर गलती की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उसमें एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा, हमने अपने ऑफिस में मिक्स मोड वेंटिलेशन नाम की एक चीज़ है, इसको टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या है बेसिकली खिड़की दरवाजे होने चाहिए आपकी बिल्डिंग के अंदर। आज हम बिल्डिंग बनाते हैं,
क्लोज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि बाहर बाहर छोड़ दो, अंदर अंदर रहने दो। वो कॉन्सेप्ट छोड़ के मिक्स मोड पे आ गए, हमने कहा खिड़कियां खोल दो। सो सिंस हमारी अपनी बिल्डिंग थी, हम जो चाहे वो कर सकते थे। तो सबसे पहले तो हमने वो किया। तो दूसरा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है एक बहुत अच्छी मशीन है, 50 डिग्री टेम्परेचर भी सहन कर सकती है और 0 डिग्री भी कर सकती है, और चल ही रहा था। अभी आपने कहा कि वो जो विकसित नहीं है वो तो रह ही रहे हैं उस तरह उसमें। तो हमने कहा हम यही करेंगे। तो हमने अपने यहाँ टेम्परेचर सेट किया 27 डिग्री का, पंखे लगाए वापस, क्योंकि ये पंखे चले गए थे ऑफिस से, वापस लाए उनको, फैंसी पंखे लगे, एनर्जी एफिशिएंट BLDC मोटर्स सब किया। और 27 डिग्री पे जब वो पंखा चलाया तो लोगों को ठंड लग रही है। और अब ये पहले हमने बड़ा इंटरेस्टिंग था, पहले हमने शुरू किया 25 डिग्री से, 15 दिन बाद 26 कर दिया, 25.5 किया, फिर 26 किया, 26.5 किया, 27 किया। शुरू में थोड़ी सी आई, लोगों से कंप्लेन आई, लेकिन बाद में लोगों को बॉडी की आदत बन गई। और आज की डेट में 30 डिग्री तक हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और पंखा चलाते हैं। जैसे ही बरसात होती है तो खिड़की खोल देते हैं, जैसे ही वेदर अच्छा है खिड़की खोल देते हैं, और 6 लेके मार्च 31 तक एयर कंडीशन बंद रहते हैं। जरूरत ही नहीं हो, बहुत चलाना है तो हम 30 डिग्री का टेम्परेचर कर देते हैं। बिजली भी बची, और मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई, मेरी मानसिकता में मैं नीचे आ गया, मैं अपने स्टेटस में कुछ होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और उससे क्या फायदा हुआ, वो अपने घर में भी जब गए, वहां पे भी उन्होंने 27 डिग्री 28 डिग्री टेम्परेचर रखने शुरू कर दिए, उनकी फैमिली में भी वो शुरू हो गया। तो ये आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी, और टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जिस वेदर में हैं, जिस ट्रेडिशन से आए हैं, उसको भी रिस्पेक्ट करिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करिए। दैट इज वेयर द होल थिंग इज। सचिन जी, पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जैसे कोई भी पुअर स्ट्रेटा का जो पर्सन है, वो हमेशा ही चाहता है कि उसको एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि उसको पता है कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो वो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो और वो हमेशा इस चीज को, उसके फोकस बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर के। तो अगर उसका बच्चा पसीना चूते हुए पढ़ रहा है तो उसको पता है कि शायद उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं होगा, तो वो एसी लगा लेता है, फैन लगा लेता है। और ये मानसिकता इन जनरल, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो कि उस स्टेटा से बिलोंग करते हैं, पॉलिसी हमेशा ही बेस लाइन के हिसाब से बनती है ना। तो हम उस स्टेटा को कैसे थर्मल कंफर्ट कैसे अवेल कराएं, ऐसा कोई तरीका है? पॉलिसी पर्सपेक्टिव से हम कुछ कर रहे हैं? देखिए, जनरल अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो पॉलिसीज, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो इंडिया की डाइवर्स कंडीशन, वेदर वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो या डाइवर्स अफोर्डेबिलिटी कंडीशंस हो, उन सबको ध्यान में रख के ही बनाई जाती है कोई भी पॉलिसी अगर आप लें। लेकिन इसमें बहुत काम चल रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इवन इन टर्म्स ऑफ, आपने बोला कि घर में उन्होंने एसी लगाना है, पंखा लगाना है, तो पंखों के लिए पहले तो ये था कि कैसे हम BLDC फैन, जो अभी आशीष जी ने बात करी, कैसे उसको प्रमोट किया जाए, कैसे उसका पेनिट्रेशन लेवल बढ़ाया जाए। उस पर ESL इज डूइंग गुड वर्क। उनका अपना एक टारगेट है कि उन्होंने ये BLDC फैंस को प्रमोट करना है और BLDC फैन को इंस्टॉल करवाना है। नेटवर्क इज गोइंग ऑन। लेकिन उससे अगर मैं पहले की कुछ बात करूं कि जैसे इवन हमारे घरों में, अगर घर के अंदर हम, जैसे आशीष जी ने बोले, हम घरों को आजकल बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब है कि हम बिल्कुल नेचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप हमारी पुरानी, अगर आप जाओ, पुरानी पीढ़ियों में जाओ, तो वो नेचर से इंटरेक्ट करते थे, और जितना आप नेचर से इंटरेक्ट करोगे उतना आपको मैकेनिकल डिवाइसेस की जरूरत कम पड़ती है। आशीष जी ने बोला कि वो खिड़कियां खोल देते हैं, पंखे चलाते हैं, तो बेसिकली दे आर यूजिंग द नेचर। नेचर में जो भी अच्छी चीजें, आप उनको बिल्डिंग में यूज कर रहे हो। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे सरकार ने एक बहुत पहले एक इनिशिएटिव लिया था, MOFCC ने लिया था, कि कैसे हमारे घरों में हम सॉलिड ईंटों को ना यूज करें, सॉलिड ब्रिक्स को ना यूज करें, उनकी जगह हम परफोरेटेड ब्रिक्स को प्रमोट करें, ताकि वो एक थर्मल इंसुलेशन का काम करेंगे। उसके अंदर अगर जो आपकी हवा है, दैट विल एक्ट एज थर्मल इंसुलेशन, तो जो बाहर की गर्मी है वो अंदर नहीं आ पाएगी, आपका AC का लोड भी कम होगा, आपको मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत कम पड़ेगी। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे फैन प्रमोट करना या इस तरह की दीवारें बनाना, और आजकल तो अगर आप देखो, जो ये BEE के एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन को, जो बिल्डिंग हम डिजाइन करें, जो बिल्डिंग हम बनाएं, जो उसमें हैबिटेट है, जो रहने वाले हैं, उनके लिए वो कंफर्टेबल हो, नॉट ओनली फ्रॉम देयर थर्मल कंफर्ट बट ऑल्सो फ्रॉम देयर प्रोडक्टिविटी कंफर्ट। आपने जो बोला, पढ़ने की बात बोली जो आपने,
तो चाहे उसमें बच्चा हो या कोई गृहिणी हो या जो भी उसमें रहता है, उसको कंफर्टेबल फील हो, उसका जो बेस्ट आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी वो भी निकले। तो ECBC कंप्लायंट अगर बिल्डिंग हम बनाते हैं आजकल, तो आई थिंक बहुत सी चीज़ों को हम मैकेनिकल जो हमारे कूलिंग डिवाइसेस हैं उसको शायद हम कम कर पाए। इसी के साथ अगर मैं ऐड करूं कि वी कैन आल्सो थिंक ऑफ मोर ऑफ द पैसिव बिल्डिंग डिजाइंस, उसको भी सरकार प्रमोट करी, कैसे बिल्डिंग की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, किस तरह के आपके से खिड़की का कितना अनुपात होना चाहिए पूरी दीवार में, किस तरह से हमारे को वेंटिलेशन प्रॉपर करनी चाहिए, किस तरह की हमारे को शेडिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक अगर हम इन सब एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें और इन सब एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करें बिल्डिंग डिजाइन में, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना गवर्नमेंट हैज कम आउट विद द कूल रूफ पॉलिसी। तो पर्पस यही है बेसिकली, डिफरेंट पॉलिसीज है कि कैसे हम जो बाहर की गर्मी है उसको अंदर कम इंग्रेस कम हो। तो आई थिंक बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, लेकिन हाँ उनको लार्ज स्केल पे पेनिट्रेशन करवाने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव शायद एक स्टार्टअप में आके शायद कई बार रुक जाते हैं, बेनिफिट उसके परकोलेट नहीं हो पाते, और उसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं। मतलब कहीं पे वो कॉस्ट का इशू है, कहीं पे वो अवेयरनेस का इशू है, कहीं पे शायद वो उस तरह के राइट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं। सो आई थिंक ये सब अगर हम पॉलिसी में चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाए, आपने शुरू में बात की थी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, अगर समहाउ वी आर एबल टू प्रमोट कि हम कैसे, अगर कोई बिल्डिंग कंप्लायंट बनती है, से ECBC कंप्लायंट बिल्डिंग अगर बनती है, तो हम उसको कैसे इंसेंटिवाइज करें, मे बी टैक्स रिबेट, मे बी सम काइंड ऑफ सब्सिडी, मे बी प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट, समथिंग कैन बी डन टू प्रमोट ऑल दीज पॉलिसीज टू परकोलेट। सो यहाँ पे मेरा थोड़ा, मैं कुछ कहूँ अगर, मेरा यहाँ पे आपसे दोनों से एक डिफरेंस ओपिनियन बोलूँगा। पॉलिसी बनाना तो सबसे आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना तो बहुत ही मुश्किल है। और हमारे देश में जहाँ पे, जैसे आपने डाइवर्सिटी की बात की, बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर उसमें एक इंस्पेक्टर राज और सब जिसकी हमेशा बात होती रहती है। मेरा सिंपल ये है कि जैसे आपने बात की टेम्परेचर की, हमारा अप्रोच ही गलत है। जहां हमने कहा कूलिंग, सारा वहीं पे सब खत्म हो गया। कूलिंग का मतलब जितना नीचे कम टेम्परेचर होगा उतना अच्छा होगा, और वही मानसिकता में वापस आ जाए, मैं अच्छे घर से हूँ, मैं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं 18 डिग्री रखूंगा, मेरे पास और ज्यादा है, मैं 16 डिग्री रखूंगा। आपने जहां कूलिंग बोल दिया, वहां आपने बैटल लूज कर दी वहीं। यही अगर आप शब्द थर्मल कंफर्ट की बात करते हैं, आपके कोड में थर्मल कंफर्ट आ जाए, अब सोचने का नजरिया बदल जाएगा हम सबका। और यहीं से हम गलत शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड्स कोड में करेक्ट शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। एक तो कूलिंग शब्द हट जाना चाहिए, कूलिंग हीटिंग, सीधे थर्मल कंफर्ट की बात करें। जब हम थर्मल कंफर्ट की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली पंखे और अलग ही टेम्परेचर, मैंने ना 24 डिग्री बात की ना 25 की, मैं थर्मल कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। एशरे जैसी संस्था भी थर्मल कंफर्ट की बात करती है। ये तो हमने बनाया है कूलिंग और हीटिंग उसका, और उसमें भी थर्मल, अगर आप देखें पैरामीटर्स जो थर्मल कंफर्ट के हैं, 6 पैरामीटर है, जिसमें कि हवा की कितनी गति है, स्पीड है, वो भी आती है, कपड़े क्या पहनते हैं वो भी आता है, टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। हमने क्या किया, कूलिंग जहां बोला तो हमने एक शब्द उसका टेम्परेचर पकड़ लिया, और ये हमारा थर्मल कंफर्ट का क्राइटेरिया बन गया। यहीं से गलत शुरू हुआ। आप सर्दियों में हमारे देश में हम अंदर बैठे हैं, बाहर से हम आ रहे हैं, गर्म कपड़े पहन के आ रहे हैं, क्या मेरे को यहाँ पे 22 डिग्री 24 डिग्री की जरूरत है? नहीं है। और यहीं से थर्मल कंफर्ट शुरू करिए, पहला। और दूसरा एजुकेशन। कोई भी, चाहे वो किसी भी स्ट्रेटा का पर्सन हो, रिच से रिच हो, नॉट सो रिच हो, कोई भी ये नहीं कहना चाहेगा कि मेरे को अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है मैं इंप्लीमेंट ना करूं। मैंने देखा है, हम जब प्रोजेक्ट करते हैं, रिचेस्ट ऑफ द हाउसेज में भी जब हम करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इज अ क्राइटेरिया देयर। क्यों? क्योंकि कोई भी हमें शुरू से सिखाया जाता है बिजली पानी वेस्ट नहीं करना है, और यही हमारी एक पॉजिटिव वो है। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी से ज्यादा करेक्ट शब्द और करेक्ट अप्रोच और फिर एजुकेशन, एंड सारा डिफरेंस वहीं से आएगा। और क्लासिक एग्जांपल आपके 5 स्टार लेबल एसी है, और सारे आज की डेट में 3 स्टार 4 स्टार गायब ही हो रहे हैं, 5 स्टार ही होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने एजुकेशन किया। तो एजुकेट करें। वेरी इनोवेटिव पर्सपेक्टिव आई मस्ट से, कि हम कूलिंग ऐसे टर्म को हटाएं
और थर्मल कंफर्ट को लेके आए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं यूएस या ईयू या यूरोपियन यूनियन के घरों का साइज देखता हूँ पर पर्सन के हिसाब से, और हमारे इंडिया के साइज देखता हूँ, या मैं अगर उस रेंज में देखता हूँ कि ईयू से आगे बढ़े मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, आप देखिए यहाँ उधर से आते आते घरों का साइज जो है वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हमारे यहाँ मतलब जापान में जाए तो बिल्कुल और भी छोटे हो जाते हैं। बट देखा जाए तो उधर सोल्यूशन भी अवेलेबल है, इधर भी सोल्यूशन, बीच में कुछ तो इशू हो रहा है। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, आप देखिए यहाँ पे जो थर्मल कंफर्ट इन जनरल जो चैलेंज है, जो लोग रहने के ह्यूमन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है। और उसमें एक और रीज़न है, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंफर्ट से इम्पैक्टेड लोग हैं एक्चुअली में वो लोअर स्टेटा के लोग हैं। मतलब वेदर वी एक्सेप्ट और वी डोंट एक्सेप्ट, बट दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। जैसे अभी मतलब जब सेकेंड टर्म हुआ गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने हाउसिंग फॉर ऑल शुरू किया, 12 मिलियन घरों की बात की, और वो सब अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आए। हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी बनी, सेंटर की पॉलिसी बनी, और उन्होंने बहुत सारे इस तरह के घर बनाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखिए जो लोग वहाँ के एक्चुअल में अलॉटी हैं या यूज़र हैं, दे डोंट यूज इट ऑल्सो। उसका रीज़न भी है कि वो मैच बॉक्सेस की तरह घर बन गए हैं, और वो घर देखा जाए तो आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन का कारण बना है, जिसमें कि थर्मल इनग्रेस जो है वो इनानी के आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैच बॉक्स की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जिस जगह वो रह रहे थे, जिस जगह वो आ गए, देयर इज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट वहां पे, ठीक है। और प्रॉब्लम ये जो कंस्ट्रक्शन किया जल्दी के चक्कर में, आपने उसको थर्मल बॉक्स बना दिया, हॉट बॉक्स बना दिया, वो एयर कंडीशन लगाएगा ही लगाएगा। खिड़की, अच्छा इतने जगह आपने कम दी, वेंटिलेशन नेचुरल नाम की चीज ही नहीं है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं वहां हम बात करते हैं बड़े डेवलपर्स के लिए नेचुरल वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, हमारे ईसीबीसी कोड बताता है, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स बोलते हैं कि हमें इतनी ओपनिंग देनी है, बिल्डिंग के बीच में इतनी स्पेसिंग होनी है। जैसे ही हम उस स्ट्रेटा पे आते हैं, हमारा बस घर बनाने हैं, जल्दी बनाने हैं, और वो भूल जाते हैं। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया उसका। आपने जब बेसिक कंफर्ट ही नहीं दिया। देखिए एयर कंडीशनर लगाना बुरा नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन क्या वो एयर कंडीशनर 12 महीने चलने के लिए आप बना रहे हैं, या अपनी बिल्डिंग आप इसलिए बना रहे हैं कि जब जरूरत हो तब चला सको? बस यहीं पे सारा फर्क है। किसी मेट्रो सिटी में आप जाओ तो जो डेवलपर घर बनाता है, वर्टिकल हाउसिंग बन रहे हैं आजकल हमारे सारे, तो जो फ्लैट है, फ्लैट उनके पास कौन सा ऑप्शन है कि ये मटेरियल चूज करना है। आप कोई भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कोई भी सोसाइटी आप उठा लीजिए, तो डेवलपर मतलब जो फ्लैट ओनर है, जिसने फ्लैट खरीदना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरा कौन सा वॉलिंग मटेरियल यूज होगा, मेरी कौन सी ग्लास यूज होगा, मेरे लिए कौन सा ओरिएंटेशन यूज होगी, विंडो वॉल रेशो क्या होगा। मतलब नॉट ओनली इट्स प्रॉब्लम सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग की नहीं है, मिडिल क्लास के लिए सेम प्रॉब्लम है, और इसके बारे में शायद हम ज्यादा बातचीत करते नहीं है कोई। सचिन जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिडिल क्लास में जो आप घर बना रहे हैं, जो नॉर्मल जो घर नोएडा, दिल्ली में एक्स्ट्रा एफएसआई मिल रहा है, तो वहां हम ग्रीन बिल्डिंग करना चाहते हैं, चाहे वो उसको हम ग्रीन पेंट कर रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग करना चाहते हैं। अफोर्डेबल में कोई एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रहा है, तो वही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखो अफोर्डेबल में भी ना, अफोर्डेबल में अगर देखो 80% जो हाउसेज है वो बेनिफिशियल लेड कंस्ट्रक्शन है। तो बेनिफिशियल लेड कंस्ट्रक्शन में तो सरकार ने एक फिक्स्ड अमाउंट या कुछ सर्टेन अमाउंट की ही आपको सब फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, तो उसमें तो इट्स इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। उनको ये लगता है कि बस घर खड़ा कर लूं मैं, वो पैसा ले लूं सरकार से, मतलब कुछ भी मेंटेलिटी रह सकती है, लेकिन शायद उनको पता ही नहीं है। द लार्जर इशू इज कि जिनको हम वो इंसेंटिव दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कि इस तरह से अपने घर को और बेटर बना सकते हैं? उनको शायद पता ही नहीं है। और अगर किसी केस में पता भी है तो शायद हमारे पास उस तरह के मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है उनके पास, या उस तरह के स्किल सेट अवेलेबल नहीं है मिस्त्रियों के। तो ये चैलेंज मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चैलेंज है, इट्स अ वेरी आई वुड से वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें सभी के लिए अवेयरनेस की जरूरत है, सभी की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। जिस बैंक ने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, क्या उनको पता है कि अगर इस तरह का मटेरियल लगाएंगे तो शायद बेटर रहेगा इस क्लाइमेट के लिए, और उस तरह का मटेरियल कहाँ मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा? तो वो सब चीजें जो है आई थिंक वो एक आम आदमी के लिए बहुत इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे हम देखिए हमेशा बात करते हैं पश्चिमी देशों और फिर मिडिल ईस्ट की,
सबसे हम कहते हैं कि शीशे की बिल्डिंग्स बनी है, बिल्कुल गलत बनी है। कभी आपने उनके कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स देखे हैं? इससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं हो सकते उनके। ग्लास बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो ग्लास की परफॉर्मेंस किस लेवल तक है, उनके यहाँ वॉल इंसुलेशन आज से नहीं कई सालों से चल रही है। हमारे टेम्परेचर वहीं पहुंच गए, हमारे कोड में तो आ गया है, लेकिन जैसे आपने कहा मटेरियल, उसकी नॉलेज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको लगाना, वो स्किल सेट ही नहीं है। मैं अपनी बिल्डिंग में पेंट कराने के लिए तो प्रॉब्लम है, वो मैं उससे कहूँ मेरे को इंसुलेशन मटेरियल बाहर लगा के दे दो, ड्राई क्लैडिंग कर दो, कैसे कर दो, ठीक है, बड़े डेवलपर में हो सकता है, लेकिन हर जगह कहाँ पॉसिबल है। तो वो चीज़ें अभी स्किल सेट्स भी नहीं है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो एक तो स्किल सेट का इशू है, दूसरा अवेयरनेस का इशू है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से ही। जैसे कोई टिपिकल डेवलपर्स आप देखिए, उनकी एक सेल्स टीम होती है जो बेसिकली फ्लैट्स और एक एंड यूजर को बेचती है। तो पहले एक रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन होता था, फिर शिफ्ट हुआ एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन पे, फ्लाई ऐश ब्रिक्स पे, एसी पे, और फिर जो है वो आरसीसी पे आया। तो लोगों का जो मतलब अब इसी को हर क्या ना, उनको भी हर चीज जो बेचनी है वही बेस्ट है, तो उनको भी प्रीमियम स्टेटमेंट आया कि ये तो लोहा लाट कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें जो सीपेज है, नमी है, ये सब चीजें लोगों को नहीं आएंगी, और इसी लोगों को खरीदना चाहिए और इसी लोगों को ज्यादा पैसे देने चाहिए। आप सोचिए आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन, जो कि सर ने जैसे बताया आशीष जी ने कि मतलब जल्दी बनना है, इसलिए एक टेक्नोलॉजी इसको अडॉप्ट की गई और लोगों ने उसको मतलब उसको वैल्यू समझा, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज मे बी आई थिंक मोर वैल्यूएबल देन द वैल्यू इटसेल्फ। तो इसलिए उस चीज को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब उसको सेल भी करना है। तो सेल करने के लिए जो नो हाउ है, ये स्मार्टनेस तो लोगों में है ही है कि सेल कैसे करना है। तो जो चैलेंज है वो मतलब एक तरीके से उन्होंने अपने आप से ही और बढ़ा दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने रॉन्ग अवेयरनेस कर दी। आप किसी को आप देने जाएं एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन वर्सेस आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन, जो एंड यूजर है हो सकता है कि वो आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन ही पिक करे, और यही चैलेंज है। तो कोई राइट अवेयरनेस वाला भी तो होना चाहिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अवेयरनेस कॉस्ट। भी सोच रहा था इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं बिल्डिंग्स डिजाइन करता हूँ, कमर्शियल डेवलपमेंट्स जो है वहाँ एसी ब्लॉक वर्क की बातें भी होती हैं, डबल ग्लेजिंग यूनिट की बातें भी होती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, वीएफडी, स्क्वायर फुट पर टन और वॉट पर स्क्वायर फुट, सब बातें हो रही हैं। और जब घर पे आता हूँ सब कुछ बदल जाता है। वहां पे व्हाइट ग्लास, कच्चा ग्लास जिसे बोलते हैं, वो लगाना है, और ग्रीन बिल्डिंग भी बनानी है। कच्चा ग्लास लगाना है, मेरे को माइवान कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे पता है उसके सोल्यूशन है मेरे पास कि मैं डबल वॉल बनाऊं, मैं इंसुलेशन करूं, लेकिन वहां नहीं हो रहा। ये कैसे है कि ऑफिसेज में तो डिमांड है, कमर्शियल डेवलपमेंट्स में डिमांड है, वहां पे अगर डेवलपर सिंपल बिल्डिंग बना देगा वो उसके टेनेंट ही नहीं आएंगे। लेकिन घर में जितना नीचे कर सकूं मैं अपनी स्पेसिफिकेशन, उतना अच्छा है। इसका क्या कारण है? ये तो एक सोचने की बात है। वही आदमी वहां रहते, ऑफिस में जब काम करता है, उन्हीं के लिए घर बना रहे हो ना, बेस्ट ऑफ द बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंसी लोएस्ट। देखिए इधर आते आते वो चीजें बदल जा रही हैं। मैं टोटली एग्री। आपने सर एक स्पेसिफिकेशन का पॉइंट लिया, मैं आपको जनरल मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। हमारे यहाँ पे इन जनरल स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट मे बी आई थिंक मतलब 1/3 होंगे, अगर बहुत इंप्रूव्ड हो गए हों तो शायद 50% एफिशिएंट होंगे कंपेयर टू मे बी मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न कंट्रीज में। उसका रीजन जब मैं लोगों से पूछता हूँ या डेवलपर से बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि उनका ये कहना होता है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो यहाँ पे मतलब कम है इन टर्म्स ऑफ सेल प्राइस या इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर यूनिट कंपेयर टू मिडिल ईस्ट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट दे से कि हम स्पेसिफिकेशन का मतलब अगर कोई स्पेसिफिकेशन हम रिच की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू बिल्ड द बिल्डिंग फॉर 50 years और 75 years इट इज। वो प्राइस सेंसिटिविटी कमर्शियल में भी बैठी हुई है। 50 रुपए स्क्वायर फुट की, आप तो इंडस्ट्री के आदमी हो, 50 रुपए स्क्वायर फुट की जो मार्केट है, और जो 100 रुपए स्क्वायर फुट मार्केट, गुड़गांव 120, 150, नोएडा आ जाओ तो 50-60 हो जाती है, 90, 70, 80 हो जाती है, पुणे चले जाओ कम है, हैदराबाद। तो हर मार्केट की सेंसिटिविटी है। लेकिन कमर्शियल में मेरे को ये ट्रेंड नहीं नजर आया। कमर्शियल में जो बिल्डिंग बेस्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ वहीं बना रहा हूँ, चाहे रेंटल कम हो उसका। लेकिन जब रेजिडेंशियल में आता हूँ,
आप तो चलिए आपने बोला कि ज़्यादा आती है कॉस्ट, 20,000 रुपये स्क्वायर फुट का घर भी नोएडा में बन रहा है, लेकिन वहाँ एनर्जी एफिशिएंसी की बातें नहीं हो रही। बात करने की कोशिश भी करो, ग्रीन बिल्डिंग होगी, प्लैटिनम होगी, प्लैटिनम चाहिए, लेकिन है माइवान, है वो सिंगल कच्चा ग्लास, एसी की तो बात ही ना करो जो सबसे सस्ता, कोई भी मैंने वॉट पर स्क्वायर फुट की वहां पे बात, तो ये क्या कारण है? हाँ, तो मतलब दैट वाज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू रेज कि जब मैं कॉस्ट पर यूनिट था, पहले मैं मान सकता था कि चलिए 3,000, 4,000, 5,000 पर स्क्वायर फीट का रेट बिक रहा था। आज के टाइम में आई टोटली एग्री, 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट नोएडा में है। एक मतलब 100 करोड़ रुपीस के अपार्टमेंट गुड़गांव में है। तो हम स्पेसिफिकेशंस पे क्यों? मैं गोरखपुर और मैं रानीखेत और मैं उसकी बात ही नहीं कर, मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ। यही जब मेंटालिटी नहीं है तो मैं बाकी जाके किसको बोलूँ कि जयपुर में क्या हो रहा है? तो मुझे अभी ये समझ में बात नहीं आई। ये मुझे जो लगा है एक सबसे बड़ा कारण है कि ECBC जो आया, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली कमर्शियल बिल्डिंग्स में रहा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में रहा। इंडस्ट्री में वैसे भी दे आर वेरी कंसर्न अबाउट पर यूनिट कॉस्ट क्या निकल रही है उनकी, तो वेरी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैच्योरिटी थी बिकॉज उनको टफ टाइम्स देखने पड़े। हेल्थ केयर में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, वहाँ दे वर नेवर वरीड अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी। लेकिन अब जब रिसोर्सेज कम हो गई तो सडनली वहाँ पे भी अवेयरनेस शुरू हो गई है और दे आर वर्किंग। लेकिन जब रेजिडेंशियल में आओ तो कोई नॉर्म ही नहीं है, कोई नॉर्म है ही नहीं। हाँ, कोई नॉर्म नहीं है। निवास संहिता की बात करते हैं, कितने प्रोफेशनल किताब भी खोल के देखिए आज तक, आप उनसे पूछिए ENS है क्या, वो ENS भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। पॉसिबली यहीं हम गड़बड़ रह गए और एजुकेशन में भी रह गए, हमने बताया ही नहीं एंड यूजर को। वो एंड यूजर जब ऑफिस जाता है बेस्ट बिल्डिंग मांगता है, घर आता है वो भूल जाता है। आज की डेट में चलिए मैं एक छोटा कंसल्टेंट जो भी अपना बोलूँ, एक काफी काम कर रहा हूँ पूरे देश में, 50% मेरा जो पोर्टफोलियो रेजिडेंशियल है और मैं उनमें से किसी में भी ये नहीं बोल सकता कि मैं एक उस लेवल, ठीक है कुछ प्रोजेक्ट्स बीच में हैं एक दो ऐसे, लेकिन 98-99% ऑफ देम आर दे आर प्लैटिनम रेटेड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी एनर्जी पे कोई कमी होने जा रही है, चाहे प्लैटिनम हो, ग्रीन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जो भी हो, एनर्जी वही रहने वाली है उनकी। नहीं, आई थिंक पॉलिसीज तो हैं, जैसे आपने बोला ENS इज देयर, लेकिन शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं देयर आर सम चैलेंजेस और वहीं पे शायद हम प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक चीज और है जो हमने जैसे बात की कि बायर की, कंज्यूमर एंड यूजर कोई भी हो, उसको आज की डेट में जो सोल्यूशन चाहिए वो चाहिए कि बिल्कुल रेडीमेड सोल्यूशन हो। जैसे अगर आप कोई अप्लायंस, आपने बोला 5 स्टार एसीज आजकल ज्यादा बिक रहे हैं, आप अगर एसी लेने भी जाते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आप किसी शॉपकीपर से बोलते हैं कि ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, अगर शॉप आपने बोला मुझे 5 स्टार चाहिए और शॉपकीपर ने आपको बोल दिया कि नहीं सर अगर आप 4 स्टार लोगे तो इसकी सेल सर्विस मेरी गारंटी है, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे फोन करना, बंदा आ जाएगा। 5 स्टार में गारंटी नहीं लूंगा, उसी वक्त आप 5 स्टार से 4 स्टार पे आ जाओगे। आप चाहे जितनी मर्जी स्टडी करके गए हो घर से कि मुझे बेस्ट अप्लायंस चाहिए, लेकिन मोमेंट आपको ये पता चला कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस मुझे नहीं मिलने वाली क्योंकि आपको दुकानदार ने बोल दिया, शॉपकीपर ने बोल दिया, तो वहीं आपका वो जो सारा का साइट है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि यू डोंट वांट हर्डल्स कि मैं 2 फोन करूं, 4 फोन करूं, वेट करूं, आप चाहिए कि मैं एक कॉल करूं, सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। और शायद यही जो हमारा एक तरह से सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है वो शायद इस चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में एक चैलेंज फेस कर देता है। मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा सचिन जी। ये मुझे लगता है जो एसी खरीदने जा रहे हैं आप, वही डाइकन, ब्लू स्टार, वोल्टास, चाहे वो 4 स्टार है 5 स्टार है, आई डोंट थिंक वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही आ रही है कि हमने एंड यूज़र को एजुकेट ही नहीं किया हुआ है। देखिए उस कमर्शियल बिल्डिंग में जहाँ वो एनर्जी एफिशिएंसी और ये आपको वॉट पर स्क्वायर फुट क्या रखा है, सब 2.5 वॉट 3 वॉट पर स्क्वायर फुट पे आपको मेरे एनर्जी कंजम्पशन होगा, ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या है, N+1 क्या है, सारी बातें करता है। उसको वहाँ पे प्रेशर्स हैं डीकार्बनाइजेशन के, 0 कार्बन पहुँचना है उसने, वो 2030 कॉर्पोरेट टारगेट है, और जब घर पहुँचते हैं वो सारे टारगेट ख़त्म है। अच्छा, हम उसको क्या बेच रहे हैं? इटालियन मार्बल होगा जी, इटालियन फिक्सचर्स होंगे, इंपोर्टेड चीज़ें लग रही हैं, वो सारा कार्बन कहाँ चला जाता है? एम्बॉडीड कार्बन और ऑपरेशनल कार्बन कहाँ चला जाता है? वो सारी पॉलिसीज़ जो हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो बड़े उस पर बैठी हुई हैं। जबकि एक टाइम बॉम्ब जो हमने, टाइम बॉम्ब क्या, अब तो बन ही गया, जो जिस स्पेस से हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं?
तो और फिर हम थर्मल कंफर्ट की क्या बातें कर रहे हैं और नेचुरल वेंटिलेशन क्या कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो थोड़ा वहाँ सोचना ज़रूरी है। और इस जिस स्पेस पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम कहते हैं साहब भारत जो अभी आप देख रहे हैं 3 गुना भारत, 2.5 गुना भारत और आने वाला है। कौन सा वाला भारत आ रहा है? कमर्शियल में तो बहुत ऊपर अच्छा जा रहा है, रेजिडेंशियल में हम कहाँ जा रहे हैं और सोचने की ज़रूरत हो गई है। हमने व्यू हमारा लेक का होना चाहिए, एनर्जी भी तो बात करो ना कोई। वेरी नाइस। तो हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे मूव करते हैं। थर्मल कंफर्ट पे बात की। थर्मल कंफर्ट के लिए सर्टेनली 2-3 पार्ट्स आपने बताया कि एक तो जो चीज़ हमें इश्यूज चल रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बट कूलिंग एक बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है, और अगर हम फ्यूचर रेडी कूलिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें भी दिखती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लो GWP पोटेंशियल वाले रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज आल्सो एन इशू। हमारे यहाँ पे जो घर हैं जनरली दे आर लीकेज प्रोन घर माने जाते हैं। इंडस्ट्रीज भी उस तरह से बनी हुई हैं। अगर हम लोग मिडिल ईस्ट या ईस्ट या वेस्ट इस तरह के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके घर का एनवलप जो है या बिल्डिंग का एनवलप इज मोर सील्ड। उनके लिए इस तरीके की इक्विपमेंट को सही तरीके से डिजाइन करना शायद ज्यादा आसान है। उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एसी की बजाय डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पे या हीटिंग पे शिफ्ट करना ज्यादा आसान है, या वाइस वर्सा आसान है। हमारे यहाँ इस तरह चैलेंजेस भी हैं। हमारे यहाँ पे समर और मानसून का जो सीजन मिला करके जो आता है वो किलिंग है। उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी जनता है जो मुझे लगता है कि अपना एसी जो उसको बाय डिफॉल्ट उसको बंद हो जाता है, क्योंकि मतलब उस डिजाइन भी हमारे एसी उस तरह के नहीं है। क्योंकि या तो एक तो वो है कि एल्युमिनियम बेस्ड भी बने हुए हैं, कुछ एक जनरल बाय डिफॉल्ट हम लोग 42 डिग्री सेल्सियस के लिए एसीज डिजाइंड है, वो एक चैलेंज है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो देखा है तो मार्केट बहुत तेजी से मूव भी कर रहा है। अगर हम लोग मार्केट साइज की बात करें सिर्फ एसी और फैन की, तो मतलब एसी का मार्केट साइज लगभग मे बी 25,000 से 30,000 करोड़ का है। 9 मिलियन एसीज जो है पर ईयर बिकते हैं, 15% ग्रोथ रेट है, ह्यूज। फैन की बात करते हैं, फैन इससे कहीं ज्यादा है, लगभग 60 मिलियन फैन जो है वो पर ईयर बिकते हैं, और लगभग 10% का ग्रोथ है। एक तो ग्रोथ रेट से भी पता चलता है कि एसी के लिए जो एस्पिरेशन है वो ज्यादा है, 15% वर्सेस 10%। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी शुड नॉट मतलब अवॉइड। तो एसी के कारण जो रिक्वायरमेंट है वो तेजी से कूलिंग के लिए जो लोगों की एस्पिरेशन है वो बढ़ती जा रही है, विदाउट डाउट अबाउट। थर्मल कंफर्ट तो आपने यूज किया कूलिंग के लिए, मैं कूलिंग की बात कर रहा हूँ अभी, थर्मल कंफर्ट हम बात कर चुके हैं जी, है ना। तो अब यहाँ पे आकर के जो कूलिंग में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हो गया, या हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती हैं। मतलब उसके लिए अगर 360 डिग्री पर्सपेक्टिव सोचना है तो क्या हो सकता है, जैसे हमारे लीकेज प्रूफ एनवलप कैसे बनाएं, इनोवेटिव या फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज और क्या हो जो कि डस्ट या इस तरह की चीजों को लेकर के थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो रेफ्रिजरेंट पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज योर व्यू सर? अनुराग जी देखो, इसमें 2-3 चीजें आपने जो अभी बोला, जैसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है, तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में भी इंडिया में आई वुड से बी काफी काम कर रहा है। अगर आप देखें बी शायद 2023 के आसपास पूरी गाइडलाइंस लेके आए थे कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग इंडिया में प्रमोट हो, लेकिन उसके अपने ही चैलेंज है, मतलब वी ऑल नो दोज चैलेंजेस। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सबसे जरूरी चीज है, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी स्टोरेज हो, या वो IoT बेस्ड सॉल्यूशंस हो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे को एज ए सोसाइटी समझना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक कूलिंग एज अ सर्विस। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो, इंडियन सोसाइटी जो है वो पानी के लिए पैसे देने को तैयार है एज ए कॉमन यूटिलिटी, बिजली के लिए तैयार है, लेकिन कूलिंग इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब सर के हिसाब से थर्मल कंफर्ट एज ए सर्विस होना चाहिए, कूलिंग नहीं होना चाहिए। कूलिंग में सर इसलिए टर्म भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि शायद हमारे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है समर सीजन में, तो एज ए सर्विस, चाहे वो थर्मल कंफर्ट एस्पेक्ट्स अगर आप ले लो, उसको थर्मल कंफर्ट एज ए सर्विस, अनलेस अनटिल हम वो इंडिविजुअलिस्टिक कि मेरे घर में अगर 4 कमरे हैं तो मुझे 4 को इंडिविजुअल एसी चाहिए, उसकी बजाय अगर मेरे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर मेरे 40 एसी लगने हैं, तो 40 एसी की जगह में अगर एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सोल्यूशन अडॉप्ट कर लो पूरी बिल्डिंग के लिए, तो आई थिंक दोस कॉन्सेप्ट हैज टू बी पेनिट्रेटेड अमंग द मासेस। उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए अपफ्रंट जो कैपिटल है,
उस तरह के सॉल्यूशन जो मार्केट में वो लाने पड़ेंगे, एंड देन दिस कॉन्सेप्ट हैज टू बी प्रमोटेड. फॉर एग्जांपल शक्ति में वी आर ट्राइंग कि थर्मल एनर्जी स्टोरेज हम कैसे एज अ पॉलिसी रिकमेंडेशन और सॉल्यूशन हाउ वी कैन प्रमोट थर्मल एनर्जी स्टोरेज एस्पेक्ट्स. अच्छा. उस पर हम लोग काम कर रहे हैं प्लाक्ष यूनिवर्सिटी विशाल जी के साथ. तो वी आर होपफुल कि उसमें कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर में तो उसका आइडिया यही है बेसिकली कि विद इन मे बी 1 year और सो वी कैन कम आउट विद सम पॉलिसी रिकमेंडेशन कि गवर्नमेंट को वी कैन एटलीस्ट रिकमेंड कि किस तरह से हम इन एस्पेक्ट्स को, इन सॉल्यूशंस को बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में प्रमोट कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा फिर यहीं पे, क्यों देखिए आप पॉलिसी साइड से हैं, आप ग्रीन में ज्यादा हैं, मैं डिजाइनर हूँ, मेरा रोज का काम है ये करना. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं और जिसकी प्रॉब्लम्स हमें सबको पता है, लाना बहुत छोटी चीज मैं बताता हूँ, पॉलिसी लेवल पे बात आप देख रहे हैं. जब आप जनरेट करेंगे चिल वाटर, जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट चलेगा वो कमर्शियल टैरिफ पे चलेगा और आप रेजिडेंशियल टैरिफ के हकदार हैं व्हेन यू आर अ रेजिडेंशियल यूजर. सारा प्रॉब्लम तो यहां से शुरू हो गई. ठीक है, तो वो सारे पॉलिसी लेवल चलते रहेंगे. लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है और ऑल्टरनेट. मैं एक सिंपल सी चीज देता हूँ, मैं अपना ऑफिस से स्टार्ट करता हूँ फिर रेजिडेंस पे आता हूँ. मैंने अपना ऑफिस बनाया, मेरे पास 6 फ्लोर हैं, आप भी बना रहे हो, अपना ध्यान रखना इस चीज का जो मैं कह रहा हूँ जरूर. आप उसमें 6 फ्लोर है, 7 फ्लोर है, हर फ्लोर पे हमें एसी लगाओ. वो क्या लगाओगे? मैंने कहा भाई साहब ये तो सबसे एफिशिएंट 5 स्टार एसी खरीदा, लेकिन खरीदा मैंने वही स्प्लिट एसी और मैं लगा दिया. और फिर मेंटेनेंस के प्रॉब्लम, 5 स्टार है, एनर्जी कंजम्पशन कम है, लेकिन मल्टीपल एसी हैं, उनमें प्रॉब्लम. अच्छा, लगा कितना? नियरली 100 HP लग गया. चलिए मैं कहता हूँ 70-80 टन लग गया. और स्टैंड बाय नहीं, जब वो जाए एसी तो फ्लोर बंद. मैं कहा ये क्या है? तो देन आई सॉ समथिंग. मैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग तो है नहीं जो नोएडा में कहीं और कहीं मैं क्या करूँ, चिलर में लगा नहीं सकता बड़े बड़े. तभी मेरे सामने एक टेक्नोलॉजी एसी वाले लेके आए, ऐसे ही बैठे थे हम, वो इंडस्ट्री की बात कर रहे थे. बोले सर ये मिनी चिलर है हमारे पास. मैं कहा क्या होता है मिनी चिलर? बोले सर ये हम एसी कब से 20-25 साल से हम अपने इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, 10-10, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 टन के एसी हैं. क्या? इधर लाओ जरा सा, मेरे को एसी दो. मैंने वहीं पे खरीदे 9 टन के 3 एसी खरीदे. अपनी बिल्डिंग को एक लिविंग लैब बोलता हूँ और मैं सोचता उस नजरिए से हूँ कि इसका वाइडर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो. कॉस्ट इज द बिगेस्ट इशू ना. मैंने कहा CPVC पाइप करो. हमारे जो HVAC कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने हमें बोला साहब आप नहीं कर सकते, खुल जाएंगे जॉइंट, आज तक यूज नहीं हुआ है. उधर मैं CPVC वाले से बात करूँ, कहता है साहब आप टॉल बिल्डिंग में यूज कर रहे हो, 200 मीटर बिल्डिंग में यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जॉइंट नहीं खुलते, क्या बातें कर रहे हैं आप. मैंने CPVC पाइप यूज किया, इससे सस्ता पाइप नहीं हो सकता. इंसुलेशन लगाई, अंदर चिल वाटर कैसेट्स लगाए और आज की डेट में 18 टन पे मेरे 6 फ्लोर चलते हैं और एक 9 टन का चिलर स्टैंड बाय खड़ा हुआ है. अब इसी को मैं रेजिडेंशियल पे ले आता हूँ, क्योंकि देखिए कमर्शियल तो मैं जो मेरी बिल्डिंग में जो चाहे वो करूँ. एक हमारे मित्र हैं, वो घर बना रहे हैं और आए साहब एयर कंडीशन लगाना है. मेरे को जो हमारे बताया गया कि साहब आप एसी लगा दो. उनका 3 फ्लोर का घर है, 120 HP के वो लग रहे हैं. क्योंकि देखिए घरों में जब आप जैसे अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, इंस्टेंट कूलिंग चाहिए. ये नहीं कि मैं वेट करूंगा, वो देखिए सीधी तो 120 HP का उनको प्रमोट किया, नियरली 100 टन एयर कूलिंग होगी. और चाहिए, और हर फ्लोर बड़ा घर है, हर कई मल्टीपल फ्लोर है, हर फ्लोर पे 25 टन 30 टन लगाए और 4 फ्लोर मिलाओ तो आप 80 टन 100 टन पहुंच जाते हो. मैं कहा सर एक काम करो, अब 18 टन लगाओ, 9 टन के 2 चिलर और 1 स्टैंड बाय. आशीष ये कैसे होगा? मैंने कहा कितने लोग हो आप घर में? सर 2 हैं. बाकी एरिया जिम है, सब है, चलेंगे सारे, लेकिन सारे एक साथ तो नहीं चलेंगे ना. अच्छा बच्चे कभी कभार आ जाते हैं और हो जाता है. मैं कहा एक टाइम पे कितना चला लेंगे भाई? 2 टन का लोड, 3 टन का लोड. मैंने कहा 9 टन के 2 चिलर लगाओ, एक करो. आज वो चल रहा है घर.
18 टन में भी उनके लिए, मतलब 3 चिलर में भी 1 चिलर में घर चलता है, बाकी 2 स्टैंड बाय खड़े हुए हैं। सो इट इज द सिस्टम्स आर अवेलेबल, हाउ वी अप्लाई देम। आपको, सॉरी मैं इसमें एक चीज और बोलना, डीकार्बनाइजेशन का जो प्रेशर है, हमारे एक और प्रॉब्लम हुई, मुझे एक और रीजन था चेंज करने का। अगर आप देखें, जब आप स्कोप 1 स्कोप 2 एमिशंस की बात करते हैं, रेफ्रिजरेंट इज अ बिगर इशू देयर। हमने एफिशिएंट बना लिया, मैं एसबीटीआई का सिग्नेटरी बन गया, मैंने 42% का बोल दिया मैं जीएचजी एमिशन कट डाउन करूंगा, पॉलिसी लेवल मैंने सारा कर दिया जी, 42% जीएचजी एमिशन कट डाउन करूंगा। लेकिन मैंने ये रियलाइज नहीं किया मेरी बिल्डिंग ऑलरेडी इतनी एफिशिएंट है, मैं उसको 42% कम कैसे करूं। फिर हमने उसमें देखनी शुरू की प्रॉब्लम का है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेफ्रिजरेंट लीकेज की निकली। रेफ्रिजरेंट लीकेज, जब मैं इतने बड़े बड़े स्प्लिट एसी लगा रहा हूं या वीआरएफ लगा रहा हूं, एचएफसी है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाईएस्ट है। और जैसे ही मैं चिल वाटर पे गया, मैं इसलिए, एक तो बाकी सब छोड़ दीजिए, जब मैं डीकार्बनाइजेशन के प्रेशर से गया, सडनली मेरा कार्बन फुटप्रिंट केम क्रैशिंग डाउन। और refrigerant leakage is a big issue today where UNEP and all are which are trying to address because refrigerant recovery कौन करता है? आपके यहाँ कितनी बार टेक्नीशियन आया, मैकेनिक आया, उसने रेफ्रिजरेंट रिकवर करके रीयूज किया? एक बार बता दो मुझे। वो तो अपने साथ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लाता, सीधे उसको पंचर करता है, सारी गैस लीक करता है, उसके बाद उसका रिपेयर करता है और फिर उसको भरता है। ये भी नहीं देखता कि मेरे को पहले इसमें नाइट्रोजन भर के प्रेशर छोड़ना है, 24 घंटे टाइम नहीं है किसी के पास, सीधे रेफ्रिजरेंट भर दिया, निकल गया, दोबारा बुला लेना जी आप उससे। नहीं, उस बिल्कुल सही कह रहे हैं। So, आप अब अपना कार्बन फुटप्रिंट देखिए, जीएचजी एमिशन देखिए, विजाविज क्या होना चाहिए। तो रियल लाइफ की बात करिए ना आप यहाँ पे, और ये इश्यूज हैं। खतरों का खिलाड़ी बन के आता है वो। आशीष, जो आपने पॉइंट बोला ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो आपने बोला कि आपने अपने फ्रेंड को गाइड किया कि उनको 9 टन के 2 एसी लगाने, एक को स्टैंड बाय रखना है, क्योंकि आपको पता था, दैट इज अवेयरनेस। कितने ऐसे जो डेवलपर्स हैं, कितने ऐसे जो बिल्डिंग प्रोफेशनल्स हैं, कितने ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं, एजेंसीज हैं, जिनको ये सॉल्यूशंस के बारे में पता है, उनकी रीच वहां तक है, ये पता ही नहीं है। मुझे लगता है अगर हम चीजों का पता हो, अवेयरनेस हो, तो शायद पेनिट्रेशन लेवल और इंक्रीज हो जाए। तभी यहाँ बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके साथ। अगर आपने बोला वो इंडस्ट्री में सॉल्यूशन पिछले काफी सालों से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, वो कहता है, लेकिन वो शायद उसको रेजिडेंस में कैसे लगाना है, उस एरिया में उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, वो somebody has to think of those things। बिल्कुल ठीक है आपने कहा, वो तो है। एक और सर इसमें पार्ट है, आई थिंक सचिन जी, जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। तो मतलब क्योंकि सर मान के चलते हैं कि पॉलिसी लॉन्च हुई है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, आज नहीं आएगा तो 5 साल में आएगा। लोगों के अपनी एस्पिरेशंस हैं, कुछ जगह पे बन भी सकती हैं। कोई इस तरह के अगर 100 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट बिक रहा है तो दे कैन एक्चुअली हैव सच टेक्नोलॉजीज इन एनी केस। आप अभी भी गलत है, सॉरी, देखिए मैं डिजाइनर हूं, मैं इसलिए पर्सपेक्टिव लाता हूं। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग आपका थिंकिंग अलग है। आप मेरे से बार बार कह रहे हैं रेजिडेंशियल में आएगा, रेजिडेंशियल में आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहां पे डिवर्सिटीज मिले। रेजिडेंशियल को दे दूंगा, वायबल नहीं है। सिर्फ सेंट्रल कूलिंग कमर्शियल को देगा, वायबल नहीं है। वायबिलिटी तब आएगी जब डिवर्सिटीज जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी। तो और उसके लिए हमें रियली स्पीकिंग इट कैन नॉट बी डन एट अ डेवलपर लेवल, इट हैज टू बी डन एट अ गवर्नमेंट लेवल। मैं मान के चलता हूँ, मैं मतलब आई अप्रिशिएट कि आप डिसएग्री कर रहे हैं। मैं तो इस चीज को उस तरह से पर्सपेक्टिव से अगर सब अग्री कर रहे हैं तो यहाँ बैठे क्यों? मजा तो तभी नहीं, बिल्कुल डिसएग्री, तो डिसएग्रीमेंट जरूरी है। तो मैं को एक एग्जांपल देता हूँ। उसे टैबरीड ने दुबई डाउनटाउन में लगाया पूरा, मुझे लगता है 2.5 लाख टन का एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है, जिसकी 2 किलोमीटर के आसपास में पूरे जितने बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सब में वो सप्लाई करता है। और देखा है तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग वो भी है, एक एग्जांपल भी है। तो हम मान चल रहे हैं कि मतलब 5 साल 10 साल के बाद में जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी उस तरह से चीजें होंगी। बट हमारे यहाँ पे अभी भी चैलेंज है, जैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है खिड़की खोलने का, और वो बाहर से जो अगर ठंडी हवा हो रही है तो उसको लेने का। सर वो आई टोटली एग्री, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए ट्रेडिशनल विजडम ऑल्सो, कि हम इस चीज के प्रोन भी हैं, हमें इस चीज को करना आसान भी लगता है। हमें लगता है चाहे बाहर कितनी ही पीएम लेवल हो, हमें लगता है बाहर की ठंड को हम, है ना, मैं तो खिड़की खोल के सोता हूं। हाँ, तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, होगा, मैं तो खिड़की खोल के सोता हूं। हाँ, तो मतलब वो ज्यादा अच्छा है
बजाय मैं खिड़कियां बंद करके अंदर बैठ के। हाँ, तो मतलब वो भी है, और हमारा इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर हो गया है इसी कारण से। बिल्कुल सही है ना। तो मतलब आप जैसे आप पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तो क्या उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं कि इस तरह की चीजों को चेक करे, मतलब समवन हैज टू हैव अ प्रैक्टिकल विजन आल्सो। सर वो कौन होगा प्रैक्टिकल विजन वाला? आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेवल पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को फोर्स करते हैं, मुझे आप बता दिए एक प्रोजेक्ट का नाम ले लो, एक भी नहीं है। आप गिफ्ट सिटी सब, हाँ, गिफ्ट सिटी में है, बट लेकिन वो कमर्शियल डेवलपमेंट है। हाँ। सरकारी का है, उन्होंने लगा दिया, दे कुड अफोर्ड इट, दे कुड डू इट, बट कैन इट बी डन मोर दिस थिंग? नहीं। अब आप जब तक उसको एक यूटिलिटी का स्टेटस नहीं देंगे, आपने उसको भी यूटिलिटी स्टेटस नहीं दिया, अभी आपने उसको लग्जरी स्टेटस दिया हुआ है, यूटिलिटी का स्टेटस दे दीजिए। आप सेक्टर 70 में बैठे, जिस दिन सरकार ने सेक्टर 70 लॉन्च किया था, यहां पे एयर कंडीशनिंग विल ओनली बी अवेलेबल फ्रॉम अ यूटिलिटी प्रोवाइडर। खत्म। आई एग्री। जिस दिन ये हो गया तो क्वेश्चन कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। अब आप चाहते हैं मास कन्वर्जन, उनको पहले मैं सबको समझाऊं, सिखाऊं, उनको पता लगे, फिर मैं वो बेचने जाऊं चिलवटर। ऐसे तो हो चुका काम। तो सर आपने मतलब दुबई का आपने एग्जांपल दिया, उसमें यही है, ऑप्शन ही नहीं उनके पास। बिल्कुल, सोल्यूशन आपने बिल्कुल सही दिया है। तो जब तक म्युनिसिपैलिटी उस लेवल पर नहीं आती, जब तक वो अडॉप्ट नहीं करती, मतलब हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था साउथ कोरिया में लॉन्ग बैक, 2014 की बात कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग था वो, और उसमें जो लोकल म्युनिसिपैलिटी थी उसने वो टरबाइन जनरेटर सब कुछ करके फिर वो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी लोकल सब वहीं सप्लाई कर रही थी। वो आसपास मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे सब थे। तो मतलब द होल सेक्टर वाज डिजाइंड एंड बिल्ड विद ऑल द प्लानिंग कि यहाँ पे एक टरबाइन का होगा, ये एक वो जनरेशन साइट है, सब चीजें हैं। मतलब हमें क्या लगता है कि हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटीज उस लेवल पे कितने समय में आ पाएंगी? हम मान चलते हैं आ पाएंगी। आपको म्युनिसिपैलिटी को क्यों लाना है? मैं सीधी आप बिजली के लिए क्या म्युनिसिपैलिटी के पास जाते हैं? आप बिजली का आप सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन लेते हैं और आप जब सेक्टर की प्लानिंग करते हैं वहां डाल देते हैं। प्रोफेशनल एजेंसी डालती है ना उसको, डिजाइनर एक हमारी जैसी आपकी कोई कंपनी होती है डिजाइन करती है, उसके बाद डाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट का मैंडेट ही यही है कि सेक्टर 70 लॉन्च हुआ नोएडा में, सेक्टर 100 लॉन्च हुआ, 120 लॉन्च हुआ, 150 लॉन्च हुआ, सब ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग ही होगी बस, यहाँ पे खत्म। हर सेक्टर की अपना डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट लगा हुआ है, गेम इज ओवर। जब गवर्नमेंट को पता है बेनिफिट क्या है, तो हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट को पता है कि नहीं पता, ये हमें नहीं पता है। ऐसा आप भी तो खोल ला रहे हैं। अभी आपने आपस में बात किया कि साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कूलिंग एक्शन आई कैप है, कूलिंग एक्शन प्लान है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग मेंशन्ड है। आपने अभी तो पॉलिसी लेवल बातें की है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि ये डिस्कनेक्ट मैं उसको मुझे लगता है कि मैं लाता हूँ। जनरली क्या है कि जो भी एनर्जी एफिशिएंसी या इस तरह की पॉलिसीज बनती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से और फिर बी के थ्रू बन रही हैं। जो मेन इंप्लीमेंटर हैं वो स्टेट्स में है और देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो या तो वो कम्युनिकेशन उन तक पहुंचाया जाए। नहीं, आई थिंक आपने जो पॉइंट रेज किया, दिस इज बेसिकली जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो बी है डेट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और जो भी चाहे ईसीबीसी बना या चाहे आपके ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है, ये कुछ भी आपने जो नॉर्म्स बनाए, दे आर बीइंग सीन एज मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स इनिशिएटिव। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स हैं दे कम्स अंडर महुआ, और स्टेट में अगर आप जाएंगे तो इंटायरली डिफरेंट, इट्स अ डेवलपमेंट अथॉरिटीज और म्युनिसिपल बॉडीज या स्टेट पीडब्ल्यूडीज। तो वो उनका जो पेरेंट मिनिस्ट्रीज हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आई थिंक ये जो जब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल अगर बी ने बोला कि मुझे ईसीबीसी इंप्लीमेंट करवाना है, बी विल गो थ्रू इट्स एसडीए, लेकिन एसडीए के मैंडेट में बिल्डिंग शायद हो ही ना। बिल्डिंग विल कम अंडर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर। तो जब तक ये इंटीग्रेशन पॉलिसी लेवल पे नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं होगा स्टेट में, थिंग्स विल बी मोर डिफिकल्ट। जैसे आशीष जी ने भी बोला कि अगर हमारे को सेंट्रलाइज कूलिंग सॉल्यूशंस चाहिए, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हो, कुछ भी हो, इट हैज टू बी सीन एज अ सर्विस। वो चाहे म्यूनिसिपैलिटी से है, चाहे एक स्पेशल अलग अथॉरिटी हो कोई, जैसे बिजली बोर्ड है, ऐसे एक पानी का बोर्ड है, इट कुड बी अ थर्मल कंफर्ट बोर्ड और थर्मल कंफर्ट अथॉरिटी, सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर, अगर आपने इसमें नहीं भी रखनी है, बट दैट हैज टू कम। अनलेस एंटिटी इंटीग्रेशन नहीं होगा हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशन मे नॉट पेनिट्रेट एट अ स्केल जो हम सोच रहे हैं या जो हम चाहते हैं जिस स्केल में जाना। आशीष जी ने बोला कि कोई भी एक नया सेक्टर बन रहा है, कोई भी एक नई से 3 या 4 सोसाइटी जो आसपास की हैं, उसमें कमर्शियल स्पेस भी होगा।
देयर हैज टू बी सॉर्ट ऑफ अ इनिशियली मे बी पुश कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, दीज आर इंसेंटिव व्हिच गवर्नमेंट विल गिव यू, टैक्स इंसेंटिव, सम काइंड ऑफ सब्सिडी, सम काइंड ऑफ अपफ्रंट बेनिफिट्स कि अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, दीज आर द बेनिफिट दैट यू विल इनकर, और फिर उसको देख के माइट बी अदर सोसाइटीज कैन गो अहेड। आई थिंक शुरुआत ऐसे ही होती है ना, यू हैव टू गिव सम इंसेंटिव, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ पुश। आपने देखिए, आपसे यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम एनर्जी, वाटर भी बहुत बड़ा बैठा हुआ है, पानी की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पानी में कोई देश में किल्लत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। आज आपने हर बिल्डिंग में एसटीपी खड़े कर दिए, मतलब आपने एक हर उसको बिल्डिंग को रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि आप अपना पानी को ट्रीट करो, और फिर क्या करो, खासतौर से रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या करो, लाखों लीटर बार पानी उसमें डाल दो, और हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, सब पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो ये तो कोई, अगर यही चीज मैं एज ए यूटिलिटी उठा लूं, चलिए मैं सेक्टर 70 की बात करती हूँ, हम बैठे वहां पे हैं, 70 का है, एक अपना एसटीपी है, अपना कूलिंग प्लांट है, वाटर कूल चिलर लगेंगे, रिसाइकल वाटर आएगा, लोएस्ट एनर्जी पे वो चिल वाटर प्रोड्यूस होगा। इससे ज्यादा ग्रीन और क्या इकोसिस्टम हो सकता है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस सब मौजूद है हमारे पास। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसकी बात करिए, पॉलिसी भी बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा सब यहाँ पे बात करिए, और उसके लिए क्या करना है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या उसे एजुकेट करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटीग्रेट करना है, मुझे नहीं पता, देखिए मैं उसके एरिया का नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है एज ए इंजीनियर सोल्यूशन आपको मैं सारे दे सकते हैं, और एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये कहते भी है, जो डीकार्बनाइजेशन के लिए जो 95% टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए इस पर्सपेक्टिव का यही आउटकम है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मे बी पॉलिसी लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप मतलब है कि लीडर होगा तो शायद इंप्लीमेंट भी होगा। अब तो थर्ड पर्सपेक्टिव है, यार बड़ा इंटरेस्टिंग। सॉरी अनुराग, आई हैव टू टेल यू दैट अगर आप बिजली मेरे को 15 वॉट पर स्क्वायर फुट कमर्शियल देते रहेंगे और 5 वॉट पर स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल देते रहेंगे, क्योंकि वो सरकारी नॉर्म में लिखा है, और दूसरी तरफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे, इससे बड़ा गैप क्या हो सकता है। मैं बिल्डिंग ग्रीन बनाऊं, ग्रीनेस्ट बनाऊं, नेट जीरो बनाऊं, आपने बिजली तो मेरे को 15 वॉट पर स्क्वायर फुट ही देनी है, क्योंकि मेरे नॉर्म्स में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो कहीं पॉलिसी आपस में बात नहीं कर रही, नेट मीटरिंग ही नहीं काम करके दे रही। आज तक मैं अपनी बिल्डिंग में नेट मीटरिंग नहीं शुरू कर पाया। वो पॉलिसी बनी हुई है, मैं एप्लीकेशन ही डालता रहता हूँ, और मेरी बिजली मेरे पास 30 किलोवाट का सोलर है और रूफटॉप, और हर वीकडे में तो कंज्यूम कर लेता हूँ, और जो वीकेंड छुट्टियां होती हैं बर्बाद हो जाती है। नहीं, एप्लीकेशन भर के वो पर्चे लिए घूम रहा हूँ बस। पॉलिसी बहुत है सर, वो तो है। हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया है पॉलिसी बनाने का। हम तो असिस्ट कर सकते हैं। तो मतलब आई एग्री कि पॉलिसी बनी है, बट इन्फोर्स नहीं सही से हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्स क्यों करनी है? आप एनफोर्स वर्ड करते, फिर वो डर लगने लगता है सुन के। इम्प्लीमेंट की बात करिए ना, कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा। मतलब वो एक इन्फोर्समेंट क्या है, एक पॉलिसी टर्म है। सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश कौन सा माना जाता है? गुजरात कहते हैं ना आप उसको। गुजरात में ईसीबीसी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, पता है ना आपको? हाँ, नहीं, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो आप सबसे विकसित प्रदेश, सबसे रिच प्रदेश महाराष्ट्र, ईसीबीसी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो मतलब इसी पे थर्ड पर्सपेक्टिव पे है, जिसमें हम लोग ईसीएस बीसी की बात करते हैं। तो ईसीएस बीसी देखा जाए तो एक थर्ड वर्जन है। ये पहला वर्जन जो हम लोग 2007 में लॉन्च किया था, और मैं उस पहले वर्जन का पार्ट भी था। आई वॉज विद यूएसएड इको3 प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है कि उस वर्जन के पार्ट होने के बाद, मतलब दैट वाज आल्सो सम कन्विक्शन, जो कि उस समय हम लोग के था कि एक बार ये कोड लॉन्च हो जाएगा तो शायद वी विल आल्सो बी वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर एंड विल हैव मच मोर मे बी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इस विश्वास के साथ हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, और फिर 2007, 8, 9 ईयर बीतते रहे, और हम लोगों ने देखा है कि ज्यादा कुछ ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। तो 17 में जब लॉन्च हुआ तो ये हुआ कि हमने सिंप्लीफाई करके लॉन्च किया है, एंड दैट वाज द नैरेटिव कि और फिर जब हम लोगों ने देखा 17 वाला भी और जगह कुछ स्टेट्स ने तो मना भी कर दिया
कि जैसे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, जो कि हम अभी इस करंट कॉन्टेक्स्ट में मान के चलते हैं कि दे आर द फ्रंट रनर, और उसके बेसिस पे उन्होंने 2017 को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि 7 वाला ही सही तरीके से अडॉप्ट कर लें या इम्प्लीमेंट कर लें। ये भी एक सही तरीका है नेक्स्ट, रेदर देन आप कभी उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। 17 लॉन्च हो गया, उसके बाद अब 24 में ECSBC, जिसमें कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं। इंटेंट में कोई इशू नहीं है, it is a good approach that you don't only talk about the energy but you talk about other parameters which make the building more maybe performance oriented, which is fine. issue ये है कि 2024 में भी ये लॉन्च हो रहा है, तो अब भी लोगों का जो बिलीव है या बिलीफ से, एक तो है कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स का बिलीफ, हमें लगता है कि ये भी नहीं इंप्लीमेंट होगा। दूसरा है जो लोग इम्प्लीमेंटिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो स्टेट, जैसे आपने सर एग्जांपल लिया आशीष सर ने, कि डेवलपर्स को या बिल्डिंग ओनर को लगता है कि बस एक रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, द इम्प्लीमेंटेशन वेरिफिकेशन या वैलिडेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। और दिस इज वेयर द मैक्सिमम मुझे लगता है कि लॉस है जो कंट्री का होगा प्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि अगर ये चीजें ऐसी चलती रही तो पेपर पे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, या तो हम एक आज के टाइम में विजिबिलिटी हो कि नहीं हो रही है, स्टिल इट इज अ बेटर अप्रोच कि हमें पता है कि हम नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं और हम एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर द मे बी आई थिंक द लॉस जो है वो, क्योंकि आप अपने आप को गलत इंफॉर्मेशन फीड भी कर रहे हैं। तो अब ECSBC 2024 जो लॉन्च हुआ है, और उसका एक और रीजन भी मैं बताता हूं कि जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वी वर्क विद द स्टेट्स अ लॉट, आज के टाइम में भी मुझे लगता है कि मोस्ट लाइक 10 स्टेट्स के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, और उस जगह पे हमें लगता है कि उनका इस पर्टिकुलर न्यूअर इनिशिएटिव्स पे उनका यही फीडबैक हमेशा रहता है कि पहले वाला तो लॉन्च अडॉप्ट कर लें, उसका ही नोटिफिकेशन नहीं हुआ है बहुत सारी स्टेट्स में। आप जैसे 23 स्टेट्स का नोटिफिकेशन सर आपने बोला, उसमें भी क्या है कि कुछ स्टेट्स वैसे हैं जो 2007 के हैं, 2017 के हैं, और इसका मतलब ये भी है कि भी 7 स्टेट्स ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया है, लाइक गुजरात। तो इस तरह की जो न्यू पॉलिसीज हैं उनका क्या फ्यूचर है, इंप्लीमेंटेशन अगर होना है तो व्हाट इज द मे बी बेस्ट मॉडल, जो कि शायद हमें लगता है कि प्रैक्टिकल मॉडल में बेस्ट का मतलब है कि मैं बिल्कुल भी पेपर वर्क या थ्योरेटिकल या रिपोर्ट बेसिस पे नहीं डिस्कशन करना चाहता हूं। हम चाहते हैं, एंड आई ऑल्सो गिव द इनपुट, बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग भी इस सेक्टर में बहुत सारा काम करते हैं। तो बेस्ट वे फॉरवर्ड या बेस्ट मॉडल क्या पॉसिबल हो सकता है? अनुराग, इसको डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि ECBC या ECSBC, एज ए सोसाइटी हम क्या सोचते हैं? एज ए सोसाइटी हम सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं कि एज ए सोसाइटी वी आर थिंकिंग अबाउट कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है? सो द क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द पॉलिसी साइड, मतलब पॉलिसीज देयर, आशीष जी ने भी बोला कि डिफरेंट पॉलिसीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हम क्या चाहते हैं? क्या हम उस डायरेक्शन में जाना भी चाहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी तरफ, या हम सिर्फ ये कानून था या एक लॉ था, हमने इसको पूरा कर दिया, बात खत्म, कागजों में पूरा कर दिया, मुझे इंप्लीमेंट करने का इंटरेस्ट नहीं है? सो वहां पे तो पॉलिसी कुछ नहीं कर पाएगी ना। अगर हमें उस एंगल में देखोगे मुझे सिर्फ पेपर वर्क पूरा करना है, देन द इंटेंट इज गॉन। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई विद अ पॉजिटिव इंटेंट, लेकिन एज ए इम्प्लीमेंटर, एज ए यूजर, मेरा इंटेंट है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई मुझे करनी है, मुझे एक्चुअल उसकी सेविंग में नहीं जाना, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। लेकिन अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी अगर आप बोलते हैं कि किस तरह के मॉडल्स होने चाहिए, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, इट हैज टू बी increased awareness, it has to be building capacity of different building professionals, architects, developers, और सबसे ज्यादा एंड यूजर से होनी चाहिए कि अगर उसको पता है कि मेरे को ये बिल्डिंग इस तरह की चाहिए, अपार्टमेंट मुझे इस तरह का चाहिए, he should have some kind of a say to the developers. अगर एक डेवलपर एक सोसाइटी बना रहा है जिसमें कि से 200 फ्लैट है, 200 अपार्टमेंट है, तो यूजर शुड हैव सम से कि अगर मुझे पता है कि दिस बिल्डिंग हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे, एटलीस्ट कहीं तो उसके पास एक मौका होना चाहिए ना उसको कन्वे करने का, बताने का, दैट इज मिसिंग।
और दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो जहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होना है, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये कोड नया जो आया इसके ये बेनिफिट है, इसका अभी तो क्या लगता है कि यार एक और दिल्ली से एक नया फरमान एक और आ गया, मतलब माइंडसेट हमारा ये रहता है ना कि जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट पॉलिसीज आ रही है कि एक और पॉलिसी आ गई। हाँ बिल्कुल। तो अगर हमारा वो माइंडसेट, जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, तब तक चीजें विल बी वेरी डिफिकल्ट। दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। अकबर कैसे? सो मैं उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक तरफ ये जो प्रॉब्लम्स हैं सही हैं जो आपने कहा, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज, मैं प्रोफेशनल काफ़ी बोलता हूँ, आपको पता है। हाँ। मैं आजकल बोल रहा हूँ कि 2 मेगा ट्रेंड हैं आज की डेट में इंडस्ट्री में। द फर्स्ट मेगा ट्रेंड इज डिकार्बनाइजेशन एंड द सेकंड मेगा ट्रेंड इज जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 4.0 की जो बातें हो रही हैं, विच इज ऑल गोइंग टुवर्ड्स digitalization. These are realities. IoTs and BIMs and performance are all here. If you combine the two, we are talking of performance-based systems, because decarbonization and digitalization will join hands and will come to performance-based. When I say performance-based, मतलब हर चीज एक आप कमिट करेंगे परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस को अचीव करना होगा बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ये लॉन्ग टर्म होने जा रहा है। बट decarbonization, जिसमें गवर्नमेंट हैज कमिटेड 2070 as a net zero is a real thing. देखिए, आज तक अच्छी बात हमने लाइटर नोट पे काफी वो कर ली बात जो भी थी, लेकिन अगर आप अच्छी बात भी अपने देश की देखें तो जो हमने आज तक कमिटमेंट्स दिए हैं ग्लोबल लेवल पे, हमने उनको अचीव भी किया है और पहले अचीव किया है। चाहे वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे हमारा CFC फेज आउट्स हो, चाहे HCFC की बातें हो, वी हैव बीन राइट इन फोरफ्रंट। सो ये एक अच्छी चीज है। और डीकार्बनाइजेशन सीरियस बिजनेस, अगर हम उसको अपना बिजनेस नहीं भी मानेंगे तो बाकी देशों का बिजनेस है भी वो, इन द सेंस इट इज अ टारगेट दैट दे हैव। उनके टारगेट्स हमसे आगे हैं, 2040-50 की बातें हो रही हैं। अब आज की डेट में स्कोप 1 स्कोप 2 एमिशंस तो डायरेक्ट हमें हिट कर रहे हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं उनको हिट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ग्रीन एनर्जी और ग्रीन प्रोडक्ट्स ये सब शुरू हो गया है। और बहुत उसमें बिल्डिंग परफॉर्मेंस पे भी बातें आ गई हैं अभी। और 2000 ये सब चीजें 2030 तक चलेंगी, क्योंकि उसका भी इकोसिस्टम नहीं डेवलप अभी है, इतना कोड्स का है, स्टैंडर्ड्स का है उसके। स्टैंडर्ड्स तो बन रहे हैं, एशिया ने भी अभी बनाए हैं अपने जाके, और यूरोप के भी हैं, लेकिन अब इंप्लीमेंट होने शुरू हो रहे हैं। सो 2030 के बाद सारा गेम बदलेगा, जब एम्बॉडीड एनर्जी के ऊपर भी और ज्यादा स्कोप 3 पे जहां पे जाना शुरू हो जाएगी सब चीजें। तो जैसे जैसे हम स्कोप 3 पे जाएंगे, और ये जो इकोसिस्टम है, बिकॉज स्कोप 3 में आपका जो नेटवर्क है डाउन द लाइन, उनको भी ग्रीन करना जरूरी है। जैसे बड़े हमारे जो प्लेयर्स हैं, अंबानीज, अडानीज, रिलायंस, अडानी, जो भी आप लें, या ब्लू स्टार्स एंड वोल्टास और टाटास, उनको अपनी सप्लाई चेन को भी ग्रीन करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ देयर, और ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब आप देखें, ये लोग एज पार्ट ऑफ देयर ESG norms, they talk about the supply chain greening. Now supply chain, MSMEs and all are becoming aware. मैं राटा में भी मेंबर हूँ, जहाँ पे जनरली ट्रेडर्स हैं, they are talking about it. गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऑन अ सीरियस नोट वहाँ पे क्लस्टर के लेवल पे बैठी हुई हैं। क्लस्टर सोलर एनर्जीज एंड ऑल के जो सोलर प्लांट्स वगैरह बात हो रहे, आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट हैज सेट द इकोसिस्टम, गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट। ये सारे हमारे, और चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कूलिंग की बातें करें या ग्रीन एनर्जी की बातें करें, 2030 तक 50% ऑफ आवर ग्रिड विल बी ग्रीन। ये सारे जो हैं, ये छोटे छोटे लेवल पे इकोसिस्टम्स बैठे हैं। इट इज ओनली टाइम दैट दे ऑल कम टुगेदर। एंड इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल, मैं अभी बॉम्बे में 1 महीना पहले ही एक पैनल डिस्कशन पे बैठा था, तो सामने हमारे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी थे चीफ, और उनके डिजास्टर मैनेजमेंट चीफ पे थे। बोले हम अपनी पॉलिसीज के साथ तैयार हैं, एज अ मुंबई प्लान, महाराष्ट्र प्लान, डिकार्बनाइजेशन, और बोले हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? एंड इट इज सीरियस। जब मैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आता हूँ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करता हूँ, एवरीबडी इज
serious about this decarbonization coming in. And ESG is already driving it. अब वो भी ना लें तो ग्रीन फंड्स, आप रियल एस्टेट में क्या है भाई, सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है आज के जीएचजी एमिशंस का? रियल एस्टेट इंडस्ट्री है 40%। व्हीकल्स तो ईवी जा ही रही हैं, ईवी हाइब्रिड जो भी कर लो वो तो हो रही है डीकार्बनाइज, उसके बाद कौन बचेगा? बिल्डिंग्स ही बैठी हैं यहाँ पे। और बिल्डिंग्स कौन बनाता है? जनरली मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर फंडेड, दे आर प्राइवेट फंड्स हु आर डूइंग दिस, डेवलपर्स वर्क विद देम। और प्राइवेट फंड्स में ग्रीन फंड्स आर द रियल थिंग। 65-70% ऑफ द ग्लोबल फंड्स आर ग्रीन फंड्स। दे आर वांटिंग यू कि आप डीकार्बनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं। सो आई थिंक द इकोसिस्टम इज इमर्जिंग वेरी स्ट्रांग, and the ECSBC, coming back to that, or the new NBC 2025 which is under making, are just the pieces which are being put together by the government. Because when you talk about decarbonization, it cannot be just the energy efficiency. Energy water nexus is a big subject. Materials, waste, commissioning. आज तक बिल्डिंग कमिश्निंग की बात ही नहीं करते थे, IoT की बात ही नहीं होती थी। तो न्यू ECSBC में सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। कल ही मैं बैंगलोर में था जहाँ पे NBC के सारे कन्वीनर्स थे, सारे सेक्शन चैप्टर्स के, एंड वी आर टॉकिंग द सेम थिंग। सो ऑल ऑफ दीज कोड्स, स्टैंडर्ड्स आर नाउ कमिंग टुगेदर at one point. So they are being formulated, the system is being put in place. Decarbonization is a big trend, and digitalization is a big trend which are changing our industry, and we can feel it. I can feel it being in the industry. I can feel the pressures of these things. मैंने अपना एयर कंडीशनर का एग्जांपल लिया। मेरे एयर कंडीशनर का एग्जांपल रियल रीजन डिकार्बनाइजेशन था। जहां मेरे को कार्बन फुटप्रिंट कम करना था, मुझे सेंट्रल लगाना पड़ा और 3 साल पुराना नया एसी मुझे हटाना पड़ा। बिकॉज अगर मेरे को कार्बन फुटप्रिंट कम करना जो मेरे को करना था, दिस इज व्हाट विल चेंज द गेम। इतनी फास्ट इंप्लीमेंट करते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, बट आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट एंड everybody has done a great job. We may feel disappointed कि फास्ट क्यों नहीं जा रहा, लेकिन आपने से करेक्टली बोला कि एजुकेशन एंड ऑल इज स्टिल मिसिंग, बट ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग भी एक समय आके जुड़ जाएगा। इट विल कम आउट एज अ यूटिलिटी। गवर्नमेंट विल पुट द थिंग्स टुगेदर। There already people are talking about taking the green energy and subsidizing the production rate. So all of this will come together. It's a matter of time. I totally agree, sir. मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। इन जनरल मुझे भी लगता है कि वी टॉक अबाउट टू इंडिया, है ना। एक जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। उसके लिए हम सब लोग बहुत ही प्राइड फील करते भी हैं। There are lot of maybe I think positive silver linings which are there. और हमें लगता है कि यही हमारे लिए मे बी एज एन एंटरप्रेन्योर भी एक एक्साइटमेंट जर्नी के लिए भी हमें दिखाता रहता है कि हाँ, मतलब यू कीप वॉकिंग, देयर विल ऑलवेज बी अ लाइट ऑन द नेक्स्ट रोड। और हमें लगता है कि जो सेकंड इंडिया की बात कर रहे हैं, शायद वहां चैलेंज है। अगर वो नीचे से ऊपर नहीं आएगा, वो चैलेंज जो है खत्म नहीं होगा। तो मतलब अगर हम उस इंडिया को नहीं केटर करेंगे एट द राइट टाइम, तो शायद हम जो 2070 का जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री सर, 2047 का जो सेंटिनियल ईयर है कि हम विकसित कंट्री बन जाएंगे, तो वो मतलब कैसे होगा। और उसके लिए मतलब पूरे जब तक हम 360 डिग्री ना सोचें, अगर हम सिर्फ यही सोचते रहे कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, नीचे अगर ना देखें, तो शायद वही चैलेंज हमें सबसे ज्यादा नजर आता है। तो जब भी हम कोड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जनरली एक डिस्कनेक्ट ये भी है, जैसे कि ये कोड मिनिस्ट्री पावर का है और वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या इस तरह के जो, क्योंकि बिल्डिंग्स में अगर ये एसी लगना है या बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी होनी है, तो वो बिल्डिंग तो ओनर तो बिल्डिंग ही है, या तो वो स्टेट लेवल पे उस तरह की इंटीग्रेशन हो जाए। आई थिंक सचिन जी आपने भी पहले बोला कि या तो कोई एजेंसी हो जाए बीच में जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर ले। आप जब मिनिस्ट्री पावर और महुआ से बात करते हैं, आप मोर ECBC से पर्सपेक्टिव से करते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड में तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है, गाइडलाइन की तरह हो गया सर। अब तो काफी जगह पे उनकी NBC इज रेफर्ड इन द स्टेट डॉक्यूमेंट्स एज अ, जैसे आप यूपी में बिल्डिंग बनाए उसमें आता है NBC गाइडलाइंस के हिसाब से बनेगी। तो जगह जगह वो आपके अपने कोड्स में, स्टेट कोड्स में, सिटी कोड्स में चला गया है उसका रेफरेंस। तो जैसे ही NBC अपग्रेड होता है, ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस वहां पे आना शुरू हो जाता है।
हो गई है फायर इंडस्ट्री, लाइफ फायर एंड लाइफ सेफ्टी, उसी तरह से बाकी भी अपना कोड आप बढ़ाइए. एंड एनबीसी इज अ कोड विच इज वेल रिस्पेक्टेड एंड दैट इज व्हाट कैन, आप आज उसको 10 साल में करते हैं अपग्रेड, 5 साल में अपग्रेड करना शुरू करिए. सो आई थिंक इट कैन बी डन. सो आई लुक एट इट डिफरेंटली. एंड आपका कहना एक तरफ से ठीक है, द होल ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट at the end of the day was something to do with top down movement. It was never a bottom up movement. That's why the numbers could have been much larger, even though हम बात करते हैं 12 crore 12 billion square feet and 14 billion square feet in India. We are the second largest green footprint, but we could have been much more if it was a bottom up movement. And you are right, if the decarbonization itself is a bottom up movement, or the net zeros are a bottom up movement, it can change India completely. How it has to be done, we need to put together. That's where these codes and standards come in. These are the bottom up, and the other ones which are coming from the top, the fundings and all, they are the top down. And ESGs, stock market, so all of those are top down, rest is bottom up. आपने जो बोला ना कि दो इंडिया, देखिए किसी भी चीज की शुरुआत मुश्किल होती है. अगर वो शुरुआत हो गई, एग्जाम्पल सेट हो गया, देन थिंग्स आर इजी. अगर आपको लगता है, जैसे हम बातचीत में हमारा ये निकला है कि कुछ एक स्टार्टअप में वो चीजें पेनिट्रेट कर चुकी हैं, चाहे वो डिकार्बोनेशन हो, चाहे वो पॉलिसी इंटेंट हो, लेकिन शायद मासेस को उसमें अडॉप्ट करने की जरूरत है. लेकिन वो एग्जाम्पल अब सेट हो चुका है. जैसे आशीष जी ने बोला कि थिंग्स आर देयर, इकोसिस्टम इज देयर. फॉर एग्जाम्पल पीएम सूर्य घर योजना, उसका पूरा इंटेंट ही ये है कि विद इन द मासेस आर इंटीग्रेशन हो जाए रेजिडेंशियल सेक्टर में. सो वो जो एक इंटेंट है और वो जो इकोसिस्टम इन प्लेस, आई थिंक वो चीजों को ड्राइव बहुत जल्दी करेगा. जो फर्स्ट हमारा मूवमेंट था जिसमें कि हमने से पेनिट्रेशन में टाइम लगा, सेकंड वाले में मुझे लगता है टाइम कम लगेगा. और जैसे आपने उन्होंने बात की डिजिटलाइजेशन की, तो डिजिटलाइजेशन देखो तेलंगाना ने ऑलरेडी अडॉप्ट करा, ईसीबीसी के लिए दे अडॉप्टेड. तो अगर एक स्टेट ने अडॉप्ट किया, एग्जाम्पल इज ऑलरेडी सेट नाउ. बाकी के लोगों को सिर्फ उस चीज को फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है. बट जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, जैसे आपने तेलंगाना का नाम लिया, मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए. हाँ सर्टेनली, है ना. तो और मतलब वो चैलेंज है वो, और मैं सिर्फ प्रोवोक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर हमें इस कोड को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है, तो मतलब वी हैव टू बी. अनुराग, ये कोड हो जाएगा, बिकॉज अगेन आप कमर्शियल की बातें कर रहे हैं. प्रॉब्लम कमर्शियल में नहीं बैठी आज की डेट में, प्रॉब्लम रेजिडेंशियल में बैठी हुई है. वो एड्रेस नहीं हो रहा, बिकॉज ईसीबीसी तो रेफर्ड है, अंडरस्टूड है. एनबीसी भी लार्जली जब रेजिडेंशियल आता है, वो एक अलग ही एनिमल बैठा हुआ है इस वक्त. वो कैसे होगा, उसको सोचना जरूरी है. मुझे दैट ऐसा लगता है एनिमल की बजाय. तो मतलब उसमें भी एक नंबर आपको मैं देता हूँ. जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में, दैट इज जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग, कि लगभग 30 करोड़ के आसपास घर हैं, और उसमें से 75% जो है वो सिंगल फैमिली हाउस है. और मतलब लगभग 22.5 करोड़ जो है वो सिंगल फैमिली हैं, और 7.5 करोड़ इस तरह के ग्रुप हाउसिंग में जो अपार्टमेंट हैं वो हैं. लगभग 25% के आसपास में स्टॉक हो गया. देखा जाए तो कोड लाइक ईएनएस, जो कि प्रिडोमिनेंटली 25% को कैटर करने के लिए बना है, अभी वो सिंगल फैमिली पर्सपेक्टिव से बना ही नहीं है. उसमें जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं वो अलग है. हम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 करके भी एक नई गाइडलाइन भी लॉन्च हुई है. दे में लुक एट दोज एस्पेक्ट्स, क्योंकि वो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए बने हैं. बट इन जनरल जो ये ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे एक तो रिक्वायरमेंट मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे, मतलब ईसीबीसी या ईएनएस से ज्यादा इफेक्टिव ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स वाले प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं. और इसीलिए लोगों को ये भी कह देते हैं, या अथॉरिटीज खुद बोल देती हैं कि मतलब बाय डिफॉल्ट जो ग्रीन बिल्डिंग रेटेड है वो ईएनएस या ईसीबीसी सर्टिफाइड भी हैं, बिकॉज दैट इज हाउ दे प्रोजेक्ट देयर नंबर्स. बट ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है. अभी तो खैर ईएनएस देखा जाए तो एक ईसी एक्ट का पार्ट अभी उस तरीके से रेजिडेंशियल इंक्लूड हुआ है. इट टेक्स टाइम, और फिर वो स्टेट्स उसको अडॉप्ट करेंगे. बट हम सब लोग इस चीज के लिए मतलब वेरी मच लाइक होपफुल हैं कि ईएनएस भी उसी तरीके से ना हो जिस हिसाब से ईसीबीसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस हुआ है. हाउ होपफुल वी आर, दैट इज माय फंडामेंटल क्वेश्चन.
नहीं, मैं तो बहुत होपफुल हूँ। देखो अनुराग जी, उसका रीज़न ये है कि जैसे आपने बोला ना कि ECBC शायद 2007 में आया, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो गया। कमर्शियल इज नॉट ए प्रॉब्लम नाउ। जैसे रेजिडेंशियल में अगर वो अभी नोटिफाई हुआ है, EC एक्ट अमेंडमेंट में नोटिफाई हुआ है ना, वो इट विल टेक टाइम। लेकिन चीज़ें मुझे लगता है कि इन ए वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन नाउ। अगर आप बाकी भी देखें, पूरा सिनेरियो अगर आप देखें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नेट जीरो बाय 2070, वी हैव NDC's कमिटमेंट बाय 2030। तो अगर आप पूरा इकोसिस्टम देखें, एवरी स्टेट, फॉर एग्जांपल कर्नाटका ने शायद अपना ECBC इम्प्लीमेंटेशन को दे हैव लिंक्ड टू द स्टेट क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी प्लान्स। तो बाकी स्टेट भी उसको उस एंगल में देख रही हैं कि नॉट एज अ सेपरेट कोड बट एज अ पार्ट ऑफ द होलिस्टिक प्लानिंग ऑफ द स्टेट। सो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो वहाँ पे जो बातचीत चल रही है एट अ पॉलिसी लेवल, इट्स वेरी क्लियर, दे आर थिंकिंग इन ए वेरी होलिस्टिक मैनर। द स्टेट्स आर लिंकिंग ऑल दीज कोड्स इनटू देयर प्लानिंग प्रोसेस, सो दैट विल ड्राइव द होल प्रोसेस। क्योंकि स्टेट्स को भी तो अचीव करना है ना। इट्स नॉट ओनली से एट अ नेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, दे आर वर्किंग ऑन अ नेट जीरो, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इज वर्किंग ऑन नेट जीरो। तो जो स्टेट्स भी नेट जीरो में जा रही हैं, स्टेट्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नेट जीरो अचीवमेंट, उनको भी डिकार्बोनाइज होना है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग लुक्ड इनटू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल नाउ, रादर देन बीइंग अ सेपरेट कोड। इट्स अ पार्ट ऑफ द होल गेम नाउ। सो देयर आर टू पार्ट्स टू इट। एक तो नेट जीरो, जैसे आपने सचिन जी बोला, नेट जीरो हैज बीन मिसअंडरस्टूड एज सोलर लगाओ, रिन्यूएबल लगाओ, काम खत्म। टोटली एग्री। ये तो नहीं था इंटेंट। अगर आप कोई भी नेट जीरो रेटिंग सिस्टम भी उठा के देखें, वर्ल्ड्स की, इंडिया की, IGBC की, जिसकी उठा के देखें, एनर्जी एफिशिएंसी इज द प्राइम क्राइटेरिया। इन द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल नेट जीरो रेटिंग सिस्टम, आई हैड द प्रिविलेज टू चेयर इट। 70% of the points are related to energy efficiency. Remaining 30 are only given on offsetting it with the renewable. ये जो हमारे टारगेट है, उसको हम मिसअंडरस्टैंड ये कर लिया है कि बस रिन्यूएबल लगाओ, हमारा काम हो गया। तो आई थिंक वो थोड़ा सा अपनी सोच को ठीक करने की जरूरत है। और एजुकेशन, अगर आप किसी और से जाकर बात भी करेंगे ना, नेट जीरो का क्या मतलब, बस सब सोलर लगा दो, हो गया नेट जीरो, वो नहीं है मतलब नेट जीरो का। फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा नेट जीरो। तो इसका एम्बॉडीड कार्बन इतना ज्यादा होगा कि वो जो आप कर रहे हैं उससे बड़े होके एक और दैत्य खड़ा कर दे रहे हैं, जैसे आपने बोला। तो उसको कोई नहीं सोच रहा। पहली चीज वहां बैठी है। दूसरा, मैं बहुत होपफुल हूं जहां तक कमर्शियल बिल्डिंग से कंसर्न है, बिकॉज अगेन एज आई सेड, डीकार्बनाइजेशन is coming very fast in the commercial segment, and end user भी ड्राइव कर रहा है, फंड्स भी ड्राइव कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ड्राइव कर। मुझे रेजिडेंशियल में की इम्प्लीमेंटेशन की स्पेस पे जरूर एक वो है कि भाई बिल्डिंग आज बना रहे हैं, घर हम आज बना रहे हैं। हम जब सुनते हैं 10 करोड़ 100 करोड़ घर बनने की अगले 10 साल में, जो भी नंबर है, तो बन जाएंगे, तब तक हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। बिकॉज अभी अगर माइवान का, जैसे शुरू बात कर रहे थे, माइवान बना दिए और कच्चे ग्लास लोहा लगा दिए, तो क्या खड़ा कर रहे हैं वहां पे, और फिर क्या डीकार्बनाइजेशन में बातें कर रहे हैं जी। तो मुझे वहां पे थोड़ी चिंता है कि उसको एड्रेस करना जरूरी है। हम कमर्शियल इंडस्ट्रियल पे जाके रुक गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक एलिफेंट इन द रूम बैठा हुआ है इज रेजिडेंशियल। मतलब बिल्डिंग सेक्टर में रेजिडेंशियल 24% को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन की बात करूं, और कमर्शियल सिर्फ 8 से 10% ग्रोथ पर्सपेक्टिव से या कंजप्शन पर्सपेक्टिव से। तो देखा जाए तो रेजिडेंशियल एक्चुअली में बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट। तो वहां मुझे चिंता जरूर लगती है कि हम इतनी फास्ट कर पाएंगे जितनी हमें जरूरत है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन क्या हम कर पाएंगे इसकी चिंता जरूर है। मैं कमर्शियल के लिए वरीड नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियल के लिए वरीड नहीं हूँ, मैं नेट जीरोस के लिए वरीड नहीं हूँ। ये सारे हो जाएंगे, नेट जीरो एनर्जी, रिन्यूएबल 50%, 100% भी पहुंच जाएंगे। बट मुझे चिंता यही है कि वो जब पहुंचेंगे, जो रेजिडेंशियल का जो हाल होगा, जिस तरह की बिल्डिंग बना के खड़े होंगे हम, उसको नेट जीरो तो बना लेंगे सरकार की ग्रीन एनर्जी से, लेकिन वो ट्रू नेट जीरो नहीं है। उसका एम्बॉडीड कार्बन, उसकी ऑपरेशनल कार्बन थ्रू द लाइफ, वो बहुत बड़ी है। जैसे अभी हम डेनमार्क का सुन रहे थे, एक एग्जांपल आता है जिन्होंने होल लाइफ कार्बन की बात शुरू की है, क्योंकि सारा अब जो फोकस है होल लाइफ कार्बन पे जा रहा है। जहां वो कह रहे हैं कि उनके नॉर्म्स, कहीं मैं पढ़ रहा था कि 12 किलोग्राम ऑफ CO2 एमिशन पर स्क्वायर मीटर पर ईयर आपको एलोकेट किए जाएंगे टोटल कार्बन के लिए। दैट्स अ गेम चेंजर। कैसे होगा इंप्लीमेंट भूल जाओ भी, लेकिन गेम चेंजर है, बिकॉज अब मेरे को एम्बॉडीड और
और ऑपरेशनल कार्बन दोनों के बारे में सोचना है, उनको हम्म। बैलेंस करना है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो फिर ये गेम चेंजर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो सब ठीक है। बट वर्ल्ड सोच रहा है इस बारे में, कमाल की बात है, वर्ल्ड सोच रहा है। हाँ, मतलब यही आशा है कि हम सब भी इसको थोड़ा सोचना शुरू करें। तो इसमें सर लास्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग मे बी एंड यूजर पर्सपेक्टिव ज़्यादा है इसमें, जिसमें कि हम लोग मे बी टेक्नोलॉजी इनोवेशन या कूलिंग इनोवेशन की बात करते हैं, या थर्मल कंफर्ट इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन एक अपने आप में एक एक्साइटमेंट की तरह भी हमारे दिलो दिमाग में छाया रहता है, कि हमें लगता है कि कुछ तो नया आएगा ही आएगा। और मतलब एज ए ह्यूमन रेस हमें इस जो एक इनोवेशन है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, एंड दैट इज व्हाट वी ऑल ड्राइव फॉर आल्सो। तो दो तीन तरीके की चीजें मैं देखता हूँ कूलिंग सेक्टर में। एक तो है कि फाइनेंशियल इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशंस क्या हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी साइड में जैसे पहले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय अगर हम ISEER देखते हैं तो मे बी 2.7 से 3.2 के आसपास थे। फिर टेक्नोलॉजी आई, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, हम लोग 5.2 तक गए। अब हम लोगों ने नया जो अभी ग्लोबल कूलिंग प्राइज एक सर नया इनिशिएटिव अभी किया था, उसमें रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और मिशन एनर्जी के उससे, और सपोर्टेड भी था इंडियन गवर्नमेंट में, DPIIT से सपोर्टेड था। शक्ति तो जितनी भी अच्छी जगह हो रही है सब जगह शक्ति तो अवेलेबल है। तो शक्ति फाउंडेशन वाज आल्सो देयर। तो इस तरह जो उसमें ISEER था वो 7+ की बात कर रहे हैं। उसमें डाइकिन और एक ग्री करके 2 कंपनीज भी सेलेक्ट हुई। जो चैलेंज वो बताते हैं कि कमर्शलाइज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मे बी प्राइस पैरिटी, या जो इशू चल रहा है कि आप जब रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं नीचे, तो एक जो मैन्युफैक्चरर लॉबी है वो हाई कॉस्ट की बात करने लगता है। जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी क्वालिटी अपग्रेडेशन की बात करता है। तो वो आज अगर 50,000 पर टन की बात कर रहे हैं तो वो शायद तुरंत ही 1 लाख पर टन पे पहुंच जाता है, 1.5 लाख पहुंच जाता है। सो दैट इज वन एस्पेक्ट जहां पे हम लोग हो सकता है टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो बट प्राइस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, दैट इज वन थिंग। फाइनेंशियल इनोवेशंस की बात करते हैं, जहां पे आज के टाइम में इफ यू गो टू क्रोमा और विजय सेल्स और रिलायंस, किसी भी जगह जाएं, यू विल ऑलवेज फाइंड द HDFC, बजाज एंड ऑल दीज जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका अपना एक मॉडल है। आप जाइए, लोग जो भी आपको अटेंड कर रहा है वो बता देगा कि इसमें अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर रहे हैं तो 5% डिस्काउंट भी है, या 5,000 डिस्काउंट है, समथिंग लाइक दिस। तो उसका एक रिपोर्ट की हिसाब से बताता हूँ, उसमें क्या है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस 50,000 से ऊपर है, तो हमारे यहाँ पे टेंडेंसी है इस डेमोग्राफी में कि लगभग 80 to 90% पीपल ऑप्ट फॉर EMI ऑप्शंस। और यहाँ पे दे प्ले द रोल, दे मतलब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे प्ले द रोल, बिकॉज इससे उनका जो बेस है कस्टमर सेगमेंटेशंस का वो वाइडर हो जाता है। दे विल हैव सर्टेन मोर नंबर ऑफ पीपल एज ए पार्ट ऑफ एज ए देयर कस्टमर, और फिर जो उससे डिफॉल्ट होता है उससे उनका रेवेन्यू आता रहता है। सो दैट इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, बट दिस इज समथिंग विच इज मे बी वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन, जहां पे लोग प्राइस सेंसिटिव हैं। अगर कोई 50,000 का एक अप्लायंस है, अगर 45 का मिल रहा है तो इट्स अ कॉमन पर्सपेक्टिव कि लोग जो है उसको खरीद लेंगे, और EMI में है तो लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह की मतलब व्हाट इज मोर इफेक्टिव, अगर हमें इस कूलिंग का जो कार्बन या डिकार्बोनेशन पर्सपेक्टिव है, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करना है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा भी टाइम समय आएगा जब इस चीज को, जैसे सर आपने बताया कि अगर हम सब कुछ बना ले गए, फिर शायद हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे सही समय पे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम एट द राइट टाइम। तो टेक्नोलॉजी साइड में हमें कुछ ऐसा सिल्वर लाइनिंग दिखती है क्या, फाइनेंसिंग साइड में ऐसा कुछ दिखता है क्या हमें? सो दैट दे आर द मे बी। तो इसका आयाम बदल देते हैं, नए डायमेंशन से देखिए इसको, नजरिया बदली है। मुझे नहीं चाहिए 6.5-7 ER का AC। जैसे मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि 95% ऑफ द टेक्नोलॉजीज फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एक तरीका बदल दीजिए। आज हमारी
बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, आप कूलिंग की बात करते हैं, मैं बिल्डिंग की बात करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा उसको, क्योंकि मेरे लिए अब कूलिंग इज नॉट द थिंग। कूलिंग, वाटर, वेस्ट, एनर्जी, सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई हैं। मैं नंबर पे ज्यादा बात करता हूँ। मैं नंबर पे आता हूँ। आप आज की डेट में हमारे देश में जो सारा कंस्ट्रक्शन है ईपीसी से, फिर पब्लिक सेक्टर में जो चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी है, फिक्स टाइम में हो जाना चाहिए, फिक्स कॉस्ट में होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट ने ईपीसी को किया। बिल्कुल। लेकिन हम एक सबसे बड़ा फैक्टर वहां भूल गए, परफॉर्मेंस। अब उसमें क्या हुआ, हमने अर्बन स्लम्स खड़े कर दिए, और नई बिल्डिंग भी आज पुरानी लगने लगती है पहले 1 साल के अंदर। परफॉर्मेंस की तो बात ही ना करें। उसके चिलर तो लग गया, लाइटें तो लग गई, लेकिन ना उसकी क्वालिटी पे किसी ने देखा, ना उसकी परफॉर्मेंस पे देखा। और अब किसी भी ज्यादातर नई बिल्डिंग में परफॉर्मेंस के तो अब आगे ज्यादा बात नहीं करते उस पर। अगर आप ये तीसरा आयाम अपनी ईपीसी में ही ले आए, परफॉर्मेंस, गेम चेंजर। अब परफॉर्मेंस क्या होगा, अब दोबारा स्टार्ट कीजिए, फिक्स कॉस्ट, फिक्स टाइम, परफॉर्मेंस क्या होगी, ईपीआई, मतलब एनर्जी आपकी जो होगी 70 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर, ये ज्यादा नहीं होगी, एक फिक्स नंबर आ गया अब आपके पास। वाटर इतने लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर पर पर्सन पर डे, ज्यादा कंजम्पशन नहीं होगा। जहां आपने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ला दिए, सारा गेम बदल गया। अब इट इज, मुझे जरूरी नहीं है मैं 7 आईसीआर का एसी लगाऊं, मैं 6 से भी काम कर सकता हूं, बाकी जगह ऑप्टिमाइज करके। तो अब मुझे कॉस्ट भी देखनी है, मेरे को परफॉर्मेंस भी देखनी है, मेरे को विन भी करना है, उसको डिलीवर भी करना है। अच्छा, उसके बाद इसको अब आप ऑपरेट करिए, एंड मैं आपसे हैंडओवर, गवर्नमेंट बोले मैं आपसे हैंडओवर 5 साल के बाद लूंगा। अब आप चलाओ उस बिल्डिंग को, और जिस समय आपकी परफॉर्मेंस नहीं मीट हुई, पेनल्टी और लूंगा। सारा गेम बदल गया। इतने बड़े हाई एफिशिएंट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारी अप्रोच अभी भी वही है कि एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डिजाइन की तरफ नहीं ध्यान दे रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं सबसे महंगा, सबसे वो लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं है। आपको पता है इंटीग्रेटेड डिजाइन में हमने कितनी जगह प्रूव कर दिया है कि कम एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी से भी बाकी डिजाइन एलिमेंट्स को आप एफिशिएंट बना के, पैसिव एलिमेंट्स को बना के बिल्डिंग को उतनी परफॉर्मेंस में ले जा सकते। जब आपको सोल्यूशन पता है, सिंपल है, सिर्फ गवर्नमेंट ने आज ईपीसी उधर ले जाना है, प्राइवेट इंडस्ट्री ने ईपीसी को उस तरफ ले जाना है। जहां चले गए पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी। जहां कार्बन एलिमेंट आ गया कि अब मैं 12 किलोग्राम पर CO, अब दिखाओ, हम मेजरमेंट आ जाएंगे। जैसे ही मेजरमेंट आ गए, गेम चेंजर है अगेन। फिर वो आज की डेट में हम कहाँ लैक कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ बिल्डिंग बनाते हैं, परफॉर्मेंस का पता ही नहीं, क्योंकि कमीशनिंग ही नहीं होती। इक्विपमेंट कमीशन नाम की तो चीज ही नहीं पता। कमीशनिंग एजेंट 50,000 रुपए में कमीशनिंग मिल जाते हैं। कब 50,000 रुपए कमीशनिंग होती है? नहीं, ठीक है, लाखों में करोड़ों में जानी चाहिए कमीशनिंग उस बिल्डिंग की। देता ही नहीं कोई, इसलिए तो देता नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं है आपका। आपका क्राइटेरिया सिर्फ कॉस्ट एंड टाइम है, परफॉर्मेंस आप लाए नहीं। नेट जीरो बना दो जी, भाई नेट जीरो बनाने से नहीं होगा। नेट जीरो तो मैं इनफाइनाइट रिन्यूएबल एनर्जी लगा के, आज तो बड़ी सस्ती हो गई है, सोलर पैनल लगाओ, छुट्टी करो, बाहर निकलो। आप ये नंबर डालो ना, 70 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, 60 किलोवाट आवर पर। अब देखो क्या गेम, वाटर का नंबर डाल दो, वेस्ट का नंबर डाल दो, कार्बन का नंबर डाल दो, देन यू सी द गेम चेंजिंग. So I think it's time that India should move to performance-based designs, and that will make the whole process so fast, involving even all of us, because Scope 3 will also start coming into the picture immediately. So that is how the whole thing can be fast. And whether how severe you want it to implementation, you can guide it, but bring it to a performance-based design. I am a big believer. The whole ecosystem is going to come together very soon to move to performance-based designs. Time and cost has to be
हैज टू बी एडेड विद द थर्ड एलिमेंट आल्सो. आयाम बदलिए और देखिए फिर अब क्या होता है. नहीं, आई फुल्ली एग्री विद आशीष जी. उन्होंने बोला ना परफॉर्मेंस बेस्ड अगर हमारा सिस्टम में आ जाए, फॉर एग्जांपल आई थिंक एक और इनिशिएटिव भी था जिसमें दे आर कंपेयरिंग द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स. तो अगर उस एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में हम बिल्डिंग के पैरामीटर्स भी जो इन्होंने बोला वेस्ट के, वाटर के, इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट एनर्जी कंजम्पशन, वो पैरामीटर हम इंटीग्रेट कर दें, और वो पैरामीटर उसके अलावा अगर हम बिल्डिंग के जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं उसमें डाल दें, देन आई थिंक इट्स अ रियल अपफील्ड. और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है, इट इज मोर ऑन द ऑपरेशनल एनर्जी. वी आर नॉट थिंकिंग और वी आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट द एम्बॉडीड एनर्जी. अगर आप पूरी भी पॉलिसीज देखो, जितने भी इनिशिएटिव देखो, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ इट. वी नीड टू हैव एसएनएल, स्टैंडर्ड लेवलिंग प्रोग्राम. इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट द अप्लायंसेस, मैकेनिकल. लेकिन एम्बॉडीड जो है उस पर इतना फोकस अभी है ही नहीं हमारा, अनलेस अंटिल वी फोकस एज अ होलिस्टिक मैनर अ बिल्डिंग जिसमें एम्बॉडीड भी ऑपरेशंस भी दोनों को इंटीग्रेट जब तक हम नहीं करेंगे, आई थिंक द रियल रिजल्ट्स वोंट बी देयर. तो जो आशीष जी ने भी बात करी ना कि अगर एम्बॉडीड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन अगर हम उसमें एक नंबर आ गया, देन पर्सन हैज टू थिंक अबाउट एम्बॉडीड आल्सो कि मुझे कौन सा मटेरियल यूज करना है, मुझे कौन सा ग्लास यूज करना है. सर ऑटोमेटिकली बेस्ट यूज होगा. बेस्ट यूज होगा. आपको कुछ नहीं लिखना, आप अपना ईपीसी टेंडर फ्लोट करो विद अ नंबर. 50 किलोग्राम ऑफ CO2 एमिशन पर स्क्वायर फीट. आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर. 70 EPI वाटर. ये 3 नंबर के साथ आप टेंडर दे दो, स्पेक्स भी मत दो, कुछ ना दो. अरे उसको अचीव करने के लिए यू विल हैव टू डू द बेस्ट थिंग ओनली. और क्योंकि अब आपने उसको ऑपरेट भी करना है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, और नहीं करोगे तो उधर पेनल्टी बैठी हुई है. आपको कुछ ये 3 नंबर का, ये 3 लाइन का टेंडर दे दो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को, फिर देखो गेम. आप बोलो इतने टाइम में, इतने मनी में, और ये परफॉर्मेंस पे चाहिए, और 3 लाइन का टेंडर इशू करो, और फिर देखिए आपको ना लिस्ट ऑफ मेक्स देने की जरूरत है, ना लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट देने की जरूरत है, ना लिस्ट ऑफ कुछ नहीं देने की जरूरत है. अपने आप मीटर लगाएगा, अपने आप वो मॉनिटर करेगा. द होल थिंग विल मूव टू डिजाइन. परफॉर्मेंस, सॉरी नॉट डिजाइन, परफॉर्मेंस. और वो नंबर्स ऑलरेडी हैं. फॉर एग्जांपल जो वाटर के नंबर्स हैं, पर कैपिटा कितना वाटर कंजम्पशन होना चाहिए, नंबर्स ऑलरेडी देयर, कोड्स उसके ऑलरेडी बने हुए हैं. पूरा जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिजाइन करता है वो नंबर्स आर ऑलरेडी देयर. सिमिलरली एनर्जी के नंबर्स ऑलरेडी हैं. सिर्फ उनको बेटर वे में इंक्लूड करना, इंटीग्रेट करना है इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. नथिंग एल्स. Digitalization, the decarbonization, everything will move at a pace which will be mind-boggling then, because performance आ गया पिक्चर में. And that's why to me the future is all building performance. सारे net zeros क्या हैं? परफॉर्मेंस है. आज तक आपने जितनी रेटिंग्स ली डिजाइन के बेसिस पे ली, सारा ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट इज बेस्ड ऑन डिजाइन रेटिंग्स. Nobody talked of performance. We never cared about the building, how it is performing, and that's why the terms like green wash and all निकल आए, क्योंकि किसी ने बिल्डिंग परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया. The day नेट जीरो आपको जब करना होता है तो आपको 1 साल बिल्डिंग ऑपरेट करके फिर मिलता है नेट जीरो रेटिंग्स. परफॉर्मेंस पे आ गया, परफॉर्मेंस आते ही अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. मुझे याद है कि जैसे एक रेटिंग सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, नेबर्स करके, दे एक्चुअली टॉक अबाउट कि आप 1 साल 2 साल इस तरह का आप ऑपरेट करिए, देन वी विल गिव यू द फाइनल रेटिंग. और मतलब उसके पहले वो रेटिंग बनने तक नहीं अवेलेबल है, उसके बाद ऑपरेशनल लेवल पे ही अवेलेबल है. अब यही चीज अब रेजिडेंशियल में आ जाए मेरे हिसाब से. अब मैं बात करते मुझे लग रहा है फास्टर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट ही है. आप घर पे एक परफॉर्मेंस टारगेट डाल दीजिए. अब एंड यूजर भागेगा डेवलपर के पीछे, भाई क्या दे रहे हो मेरे को बताओ, तो क्या इंसुलेशन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा एसी लग रहा है, क्या लग रहा है, उससे चेंज हो जाएगा. मैं नहीं कहता आप बहुत स्ट्रिंजेंट डालिए, एटलीस्ट वो आज की डेट में मुझे आप ये बता दीजिए बिजली का मीटर देखा किसने, सिवाय घर का जो आदमी जो पे करता है ना बिल, उसके अलावा कोई बिजली का मीटर ना बच्चे देखते हैं, ना बीवी देखती है, ना कोई और देखता है. तो अवेयरनेस कैसे होगी? यही अगर वहां लगा हुआ हो मीटर जिसपे रोज आ रहा हो आज का वाटर कंजम्पशन ये था, आज पावर कंजम्पशन ये था, डे ऑन डे इतना है, वीक ऑन वीक इतना है, मंथ ऑन मंथ इतना है. आप तो वो कह रहे, मैं तो कह रहा हूं घर में जो आपको डोमेस्टिक हेल्प ही वो भी एजुकेट हो जाएगी उसको देखने के लिए. सो मीटरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, परफॉर्मेंस आर गेम चेंजर्स. वेरी नाइस. तो मतलब ये इस आयाम में जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, या हम लोग मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी अप टू सर्टेन ईयर्स, और तब वो बिल्ट ऑपरेट का मॉडल इंडिया में आ गया है ऑलरेडी. देयर आर लॉट ऑफ PPP प्रोजेक्ट्स जिसमें ये मतलब डिजाइन बिल्ट एंड ऑपरेट मॉडल है ये, बट सर्टेनली
डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट, ऑपरेट तो कर दूंगा। हाँ, ऑपरेट में मतलब देयर आर सर्टेन, वो वही है कि वो परफॉर्मेंस मेजर्स नहीं डाले गए हैं, बट ऑपरेशन में भी क्या है कि वो रेवेन्यू ऑपरेशन एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो भी अभी तक के, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे की बात कर रहे हैं, या इस तरह के जैसे लखनऊ में एक इकाना स्टेडियम है, वहां पे इस तरह के पीपीपी में मोड पे, ये पूरी रोड्स जो बनती है सब पीपीपी मोड रोड्स पे, हाँ, जितने भी सब हैं, तो मतलब उस पे है परफॉर्मेंस कंपोनेंट है, बट सर्टेनली एनर्जी या इस तरह के कार्बन परफॉर्मेंस इज द न्यू पैरामीटर जो कि होने चाहिए। एंड यू कैन डिसाइड आप उसमें कितना स्ट्रिंजेंट रखना है, कितना कम स्ट्रिंजेंट रखना है, कैसे मार्केट को ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, वो सब आप पैरामीटर्स ला सकते हैं। तो जब हमने ECSVC बनाया नया जिस पे थे, तो हमारी आपस में डिस्कशन यही थी, मीटरिंग IoT लाने का क्या रीजन था, मीटर्स लाओ, मीटर्स बढ़ाओ। मीटर क्या आज की डेट में 5,000 रुपए का मीटर आ जाता, आप तो मीटर के मैन्युफैक्चर भी हैं, कितने का मीटर आ जाता है बिजली का? एक को करती है, बट देखा जाए तो मतलब मैं नंबर्स बताता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ सब 5,000 रुपए का है, मैं तो बहुत ज्यादा दे देता हूँ नंबर, क्या है 5,000 रुपए का मीटर लगाने, लेकिन मेरे को उसके साथ आप मेरे को एक डिस्प्ले और दे दो, सॉफ्टवेयर इंटरफेस दे दो, जिसमें स्क्रीन पे मेरा डे ऑन डे, मंथ ऑन वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ आता रहे। फिर देखो आप मीटर के साथ मेरे को इंटरफेस दे दो। आज के डेट में सब कुछ क्लैंप ऑन है, मुझे कुछ काटना भी नहीं है, मेरे को पानी का एक मीटर दे दो जो क्लैंप ऑन हो जाए, एक बिजली का दे दो, फिर देखो आप क्या होता है, मैं एंड यूजर ड्राइव करेगा। तो इसमें एक और लास्ट मुझे लगता है कि पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट द टेक्नोलॉजी साइड से, जैसे हम लोग हमारे अगर क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से देखें तो वी हैव अ समर, वी हैव अ ह्यूमिडिटी, और उस पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम कुछ ऐसा इनोवेशन ला सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी साइड में, कि वैसे हमारे जो एसीज हैं अभी वो, हाँ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो चैलेंजेस हैं वो इतने चैलेंजेस नहीं है कंपोजिट क्लाइमेट कंडीशंस में। अगर ह्यूमिडिटी को हटा दें, सिर्फ टेम्परेचर को ही कंट्रोल करें, तो शायद प्राइस भी कम हो सकता है और टेक्नोलॉजी भी मोर अफोर्डेबल हो सकती है, एफिशिएंट भी हो सकती है, ऐसा लगता है। थर्मल कंफर्ट, आपने खुद ही जवाब दिया हुआ है, थर्मल। सो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर एयर कंडीशनर होगा, कूलिंग करेगा, तो ड्यूमिडिफिकेशन तो उसका एक इनहेरेंट साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि ठंड, उस कंडेंसेशन कोल्ड सरफेस पे होगा ही होगा, तो ड्यूमिडिफिकेशन होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा, अगर आप यही चीज गोवा में चले जाएं, जहां पे मेरे ख्याल से कोई भी होटल ऐसा नहीं है जहां पे रिसेप्शन एयर कंडीशन होते हैं, गोवा में चले जाइए, नहीं है। क्यों? जबकि एक्सट्रीमली वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और ह्यूमिड क्लाइमेट है। पंखा, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सारी है आपके पास। और ऑफिस में भी हमने यही नोट किया, जब मैंने 30 डिग्री किया, ह्यूमिडिटी बढ़ी, मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी, लेकिन पंखे से मैंने उसको ऑफसेट कर दिया, डिस्कम्फर्ट को। एनहांस्ड एयर स्पीड इज व्हाट कैन मेक द डिफरेंस। एंड मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अगर इफ यू हैव अ, नॉर्मली फैंस आप 0.4 मीटर पर सेकेंड पे चलाते हैं, अगर आप 32 डिग्री टेम्परेचर, कहीं पे एशिया में था, कहीं था, मैंने पता नहीं, याद नहीं, 32 डिग्री टेम्परेचर पे 1.2 मीटर पर सेकेंड पे अगर आप जला देंगे, पंखा चला देंगे, मतलब फायर, तो वो थर्मल कंफर्ट आ जाएगा। सो आई थिंक थर्मल कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पंखा इज द सॉल्यूशन। आज की डेट में पंखे गायब हो चुके हैं, लुप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि पंखे का मतलब आप पीछे रह गए, मतलब आप रिच एंड फेमस नहीं हो जी, पंखा लगा लिया आपने, तो आई थिंक लुप्त हो रहे हैं, वो ठीक करिए, पंखा वापस लाइए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर भी लगाइए, पंखा भी लगाइए, खिड़कियां भी दीजिए, और उसके बाद अपने आप ही, और फिर मॉनिटरिंग के लिए मीटर लगा लीजिए, और फिर देखिए आप सब अपने आप ही सब कुछ ठीक चलने लगेगा। एजुकेशन, अवेयरनेस, साथ में टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स, राइट कंस्ट्रक्शन, there is nothing wrong that can go wrong. Perfectly all right, बिल्कुल ठीक है। तो बस एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मतलब the first question that is very much like natural that comes to me always, कि अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो what would have been the alternative field? बीइंग ए सिविल इंजीनियर, फिर मैं बिल्डिंग डिजाइन में ही होता, नॉट फ्रॉम द पॉलिसी पर्सपेक्टिव बट मे बी फ्रॉम द मोर फ्रॉम द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ इट। सर देखिए, मैं उस जनरेशन का हूँ, और मे बी आज भी यही है, जिसमें हम में से कुछ ही लोग अपनी कोर फील्ड में बचे, सारे IT या MBA में बैठे हुए थे, तो वही होता, वही आना होता।
बट मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है कि मैं किसी और फील्ड में होता। आई लिव बिल्डिंग्स, आई लव बिल्डिंग्स। सो अगर नहीं होता तो मैं बाकी जो कर रहे हैं वही उनके साथ वही करता है। आईटी इंडस्ट्री होती है मेरी, एमबीओ के कहीं मैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब नेम अ मेंटर हु हैज एक्चुअली इम्पैक्टेड योर लाइफ टू मच so far. I think Mr. Pritpal Singh, he is now Executive Director Punjab State Council for Science and Technology. जो फर्स्ट जॉब थे, तो जो उन्होंने वर्क एथिक्स, जो हार्ड वर्क, सिंसेरिटी और ऑनेस्टी टू द वर्क और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जोर देना, आई थिंक वो उनसे सीखा है। मेरे केस में कोई मुश्किल ही नहीं है इसको सोचना, पूरी इंडस्ट्री ही जानती है इसको। सो आपने भीष्म पितामह का नाम लिया, मेरे तो गुरु है वो, मैं उनको गुरु कहता हूँ। आज भी मेरे ऑफिस में, जैसे मैंने नया ऑफिस बनाया, सबसे पहले उनका चित्र वहां पे है, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज उन्हीं को ओन करता हूँ, डॉक्टर जैन को। सो आई थिंक फॉर मी ही इज द मेंटर हु इम्पैक्टेड मी। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ उनकी वजह से। मुझे 3rd ईयर इंजीनियरिंग में ये पता था मैं करने क्या जा रहा हूँ लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कहा था ये इंडस्ट्री करनी है, तुमने इधर आना है। कितने लोगों को 3rd ईयर इंजीनियरिंग में पता होता है कि जिंदगी में कहाँ जाना है? मैं उनमें था जो मुझे, जब मैं कॉलेज से निकला, कैंपस इंटरव्यू में सभी कैंपस देते हैं, मैंने भी दिया, तो मैं फर्स्ट पर्सन था जिसकी जॉब लगी थी वहां पे, और मैंने उसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया वहां। तो थर्ड क्वेश्चन है कि मतलब व्हाट इज द लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी हैक दैट यू हैव अडॉप्टेड? परफॉर्मेंस IoT। मैंने अपनी बिल्डिंग में, जो लिविंग लैब जिसको बोलता हूँ, मैंने एक नई चीज अटेम्प्ट की। आज की डेट में बिल्डिंग ऑटोमेशन, जिसको ट्रेडिशनल कहते हैं, it has been a big failure. Not because technology is wrong, not because as a system it is wrong. It's the implementation which is very wrong. Because सारी चीजें वायर के ऊपर बेस्ड हैं। आपको सेंसर को वायर से कनेक्ट करना है, कंट्रोलर को वायर से कनेक्ट करना है, एंड वायर इज द वीक एलिमेंट, क्योंकि वहां पे ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है। आपका कंट्रोलर तो चल रहा है, लेकिन उसकी तार नहीं कुछ मूव। अच्छा, तार में क्या होता है, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उसमें, ये मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। ये लो वोल्टेज की तार है, मिली एम्पियर और मिली वोल्ट में करंट जा रहे हैं वहां पे, मिली एम्पियर में। लगाने वाला कौन है? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन को क्या सिखाया गया है? सब तार जोड़नी हो, यो लो, ऐसे करो, टेप लगाओ, हो गया। तो वैसे हमारे भी ऐसे काम होता था। तो मुझे किसी ने बताया साहब मिली एम्पियर में जा रहा। अच्छा, वो जो सेंसर था हर महीने खराब हो जाता है, वो घर में ही लगा था मेरे, हर महीने खराब हो जाता था। फॉल्स अलार्म आने, मैंने क्या हो रहा है? बोले सर ये जो आप कर रहे हैं इसमें कार्बन डेवलप होता है, कार्बन होते ही रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होते ही मिली एम्पियर मिली वोल्ट जो होते हैं ना, वो सब 0 हो जाते हैं, उनको आपको सोल्डर करना होता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कहा मैं सीख लिया जी अब तो ये। अब नेक्स्ट आया मेरे सामने, मैंने कहा, वो आया ऐसे इलेक्ट्रिशियन था, यूं मिली वोल्ट की तारें यूं कर रहा था। मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं बता रहा हूँ इसको सोल्डर करो। सो सोल्डर तो कंपनी ने इशू किया मुझे। तो ये तो कंडीशन है। So we tried something new. We did what we call a wireless technology, IoT system, in which we went for distributed intelligence. Because every equipment from a AC to a fan to a pump to everything has a microprocessor built into it. There's an intelligence built there. आपकी कारों में भी intelligence built आती है. All we need is to integrate them, software integration. So we tried that, wireless, against a requirement of 12,000 meters of wire. Wow. We have only done it with 800 meters of wiring in the office. So wireless पे सारा, and उनको सॉफ्टवेयर आपस में बात कराया इक्विपमेंट को। 140 इक्विपमेंट आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंटरफेस में बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। So we have tried this and then we are now going ahead and implementing it on our projects also. So to me that has been a game changer in my thought process, in my approach to the designs जो मैं आज की डेट में। Very nice. सर मेरे को पर्सनली सस्टेनेबिलिटी पे मैं मोर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं ऑफिस जो है मेट्रो से। अच्छा, वाह। मैक्सिमम टाइम मतलब पूरा विंटर्स जब तक पीक समर नहीं आती, इट्स ऑलवेज मेट्रो। मैं अभी तो नहीं, मतलब काफी टाइम से इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड एनी सस्टेनेबिलिटी हैबिट दैट यू हैव अडॉप्टेड? पंखे से खिड़की खोलना और पंखे चलाना, and delay the running of the air conditioner as far as possible, and education. जो भी मैं learn करता हूँ,
आई डोंट कीप इट, आई जस्ट गिव इट बैक, बिकॉज उससे इससे ज्यादा फास्टर इम्प्लीमेंटेशन और नहीं हो सकता. तो आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई स्पीक मे बी 2 times a week at some forum, and every time मेरा इंटेंट है जो मैंने सीखा इमीडिएटली डिसेमिनेट कर दो, अपने पास नहीं रखना. देखो मेरी हैबिट में मेरे को ये लगता है कि एक तो एसी के साथ पंखा चलाना, मतलब नॉट ओनली पूरा एसी में नहीं, मेरे घर में कभी भी चलेगा एसी से पंखा जरूर चला होगा, तो टेम्परेचर अपने आप ही हाई हो जाता है एसी का. और दूसरा रनिंग टैप, मुझे अगर बूंद भी गिर रही हो ना तो मैं बच्चों को एकदम डांट देता हूँ कि यार ये बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, मतलब पानी की बिल्कुल भी नॉट अ सिंगल ड्रॉप शुड बी वेस्टेड. तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड? सो आई एम रीडिंग द सिल्क रूट. सिल्क रूट, अरे वाह. मैं तो भैया ऑनलाइन हो गया हूँ, मेरे पास तो टाइम है ही नहीं पढ़ने का. सो अब मैं सब कुछ इसी पे, मोबाइल इज द वन विच ड्राइव्स माय लाइफ, बट आई लव लिसनिंग टू एक्सट्रीम इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट्स, क्या हो रहा है, नई चीजें क्या हो रही. सो आई एम मोर ऑफ अ लिसनर एंड दिस इज व्हाट आई डू. मेरे प्लेन में भी मेरे कान में लगा होगा, मूवी नहीं चल रही होगी, कोई एक्सट्रीम इंजीनियरिंग या कोई ट्रेंड जो होगा वर्ल्ड का, उसका एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ. अभी ओशंस के ऊपर देख रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ओशंस एंड व्हाट इज द लाइफ देयर, एंड सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री अबाउट. All right. Thank you so much, both of you. You both have been a great sport throughout. And हमें आशा है कि आप सब लोगों को भी ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग और अच्छा लगेगा. और मुझे लगता है कि जो कुछ डिस्कशंस हम लोगों ने किए हैं, सर्टेनली देयर वर कॉन्ट्राडिक्ट्स, आर्गुमेंट्स, बट हमें लगता है कि देयर इज अ मीनिंगफुल आउटकम्स फ्रॉम सच डिस्कशंस एज वेल. थैंक यू सो मच एवरीवन for patience listening, and thank you both of you. Thank you, Anurag, for inviting both of us. Thank you so much.